रही होती है, जबकि हमारा लिन फेंग भी उसकी तरफ देखकर शर्माना शुरू कर देता है। लिन फेंग जिंजी से कहता है मैं उस पैलेस के अंदर जाने वाला हूँ, तुम भी मेरे साथ आ सकती हो, चलो अंदर चल के देखते हैं कि अंदर वहाँ पर ऐसा क्या है। तो जिंजी शर्माते हुए उसके पीछे पीछे आ जाती है। दोनों जैसी वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर एक बड़ा सा स्टैचू पड़ा होता है, उसके सामने एक बड़ा सा स्नेक होता है, साइड पर भी एक कंकाल पड़ा होता है जिसके पास एक बुक पड़ी होती है। लिन फेंग आगे बढ़ता है और उसकी बुक को उठा लेता है, तो असल में वो एक डायरी होती है। डायरी उस एल्डर ने लिखी है जिसने पहली बार इस टॉम को बनाया था। उसने यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। वो कहता है मेरा नाम ज़ीक यान है, एक बहुत ही फेमस पर्सन हूँ कैंगजू का। पर विजिट के दौरान मैं एक एडवेंचर पर निकला हुआ था और मैं इस माउंटेन के ऊपर आकर रुका। मुझे इस माउंटेन के बारे में नहीं पता था, उस वक्त इस माउंटेन का कोई भी नाम नहीं था। शायद इस माउंटेन के ऊपर आने के बाद पहली बार मैं इसी ग्रेवयार्ड के अंदर आया। जब मैं यहाँ पर इस पैलेस के अंदर एंटर हुआ तब मुझे पता चला कि ये एक कब्र है, ये ग्रेवयार्ड है बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स का। लिन फेंग उस स्टोरी को पढ़ रहा होता है। लिन फेंग कहता है तो ज़ीक यान वो पहला एल्डर था जो कि यहाँ पर आया था, इसी की वजह से इस माउंटेन को ज़ीवी माउंटेन कहा जाता है। उसने यहाँ पर लिखा है कि ये कब्रिस्तान है बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स का, इसी वजह से यहाँ पर इस जगह को फॉरबिडन एरिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल चीजें रखी हुई हैं। लिन फेंग कहता है तो बाहर पॉन्ड के अंदर जो पर्पल कलर का वाटर था वो वाटर नहीं बल्कि वो किसी इंसान का ब्लड था। वो ब्लड बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो भी उस ब्लड को एब्जॉर्ब करेगा उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो भी उस लेक के अंदर जाएगा और वो ब्लड उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, वो उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद उसकी बॉडी को अंदर से डिसॉल्व करेगा। लेकिन इस सब का ताल्लुक पर्पल स्पिरिट के साथ है। जो भी उस लेक में जाएगा उसके पास पर्पल स्पिरिट होनी चाहिए। जैसे कि जी फैमिली के जितने भी पीछे के डिसेंडेंट्स हैं वो सभी लोग यहाँ पर आकर ब्लड स्पिरिट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी ब्लड स्पिरिट को एक्टिवेट करने के लिए इस पॉन्ड के अंदर आकर बैठना पड़ता है। पॉन्ड के अंदर से ब्लड अगर उनकी बॉडी के अंदर जाएगा और उनकी अंदर वाली बॉडी को डिसॉल्व करेगा तभी वो अपनी मार्शल स्पिरिट को, कि उनकी ब्लड मार्शल स्पिरिट है, उसको एक्टिवेट कर पाएंगे। के बाद उनकी कल्टीवेशन भी पहले से 2 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। फेंग उस बुक को पढ़ने के बाद उस स्नेक के पास जाता है और कहता है ये तो कोई स्टैचू नहीं है बल्कि ये तो एक असली का सांप है। मुझे लगता है कि बाहर पॉन्ड के अंदर जो पानी था वो पानी नहीं, वो ना ही किसी इंसान का ब्लड था बल्कि वो स्नेक का ब्लड था। ये वाला स्नेक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बीस्ट है। इसकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा ब्लड था कि ये पूरे के पूरे एक पॉन्ड को अपने ब्लड से भर सकता है। और ऊपर से पता नहीं ये स्नेक यहाँ पर कितने हजारों सालों से होगा, के बावजूद इसका ब्लड वहाँ पर पॉन्ड के अंदर बिल्कुल फ्रेश है और अभी तक खराब नहीं हुआ और ना ही सूखा है। एक सीन में बाहर का दिखाया जाता है। पैट्रियार्च गुस्से के साथ वहीं पर खड़ा होता है फॉरबिडन एरिया के सामने ही। इस वक्त उन्हें साइड से घोड़ों के आने की आवाज आती है। वो सभी लोग पीछे की तरफ देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ रहा है। किंग अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पर आती है। वो सभी लोग कहते हैं यहाँ पर तो एक और खूबसूरत लड़की आ रही है, कि ये खूबसूरत लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग रास्ता भटक गए और यहाँ पर चले आए हैं। किंग वहाँ पर आते ही उन सभी से कहती है लिन फेंग कहाँ पर है। जैसी वो लिन फेंग का नाम पुकारती है इस वक्त पैट्रियार्च उसे कहता है मैंने लिन फेंग को मार दिया। ये बात सुनते ही मैंकिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुमने लिन फेंग को मार दिया। पैट्रियार्च उसे कहता हाँ मैंने उसको मार दिया है, यहाँ पर सभी लोगों ने देखा है, मैंने अपने हाथों से उसको मारा है। ये बात सुनते ही मैंकिंग और उसके साथ साथ जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जबकि देखने वाले कहते हैं ये लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन सोल्जर्स में से जो सबसे ज्यादा लो कल्टीवेशन वाला है वो भी अपने सोल लेयर के 3rd लेवल पर है। आज ये सभी लोग कौन है और ये लिन फेंग को क्यों ढूंढ रहे हैं और लिन फेंग की आइडेंटिटी क्या है कि उसके पीछे इतने ज्यादा लोग हैं। मैंकिंग वहाँ पर सभी को ऑर्डर्स देती है सभी लोगों को मार डालो जहाँ पर जितने भी लोग हैं, और वो उन सभी को मारना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारी मैंकिंग बहुत ज्यादा उदास होती है और उसे वो सारी की सारी मेमोरीज याद आती है जो कि उसने लिन फेंग के साथ गुजारी हैं। पैट्रियार्च गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारी जी माउंटेन के ऊपर आकर हमारी फैमिली के लोगों को मारने की। वो भी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और मैंकिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि हमारी मैंकिंग जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करती है क्योंकि वो लिन फेंग के मरने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में है। पैट्रियार्च जैसे उसके करीब पहुंचने लगता है उसी वक्त उसे बहुत सारी कोल्ड एयर महसूस होती है और वो वहीं पर रुक जाता है। मैंकिंग अपनी फुल पावर को रिलीज करती है तो जो लोग नीचे फाइट कर रहे होते हैं वो सभी लोग भी कहते हैं यहाँ पर अचानक से इतनी ज्यादा ठंड कैसे हो गई है। ज़ीलिंग मैंकिंग की तरफ देखती है और कहती है ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उस प्रिंसेस जिंजी से भी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये यहाँ पर लिन फेंग को क्यों ढूंढ रही है। आखिर इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है कि लिन फेंग के मरने से ये लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है। तो मैंकिंग हवा में उड़ते हुए पैट्रियार्च के करीब पहुंच जाती है और साथ ही वो अपनी आइस मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर रही होती है। वो गुस्से के साथ पैट्रियार्च की तरफ देखती है। पैट्रियार्च कहता है लड़की तो जान राम की एक्सपर्ट है, मुझे इसे ये नहीं कहना चाहिए था कि लिन फेंग को मैंने मार दिया है। जैसे उसे कहने लगता है कि मैंने लिन फेंग को नहीं मारा, हमारी मैंकिंग अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके हार्ट को वहाँ पर फ्रीज कर देती है। पैट्रियार्च भी वहाँ पर खांसते हुए अपने मुंह से ब्लड निकालना शुरू कर देता है। उसे पता चल जाता है कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। दी फैमिली के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब उनका पैट्रियार्च भी यहाँ पर मरने वाला है। मैंकिंग अपने हाथ को सामने करके खड़ी होती है, साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए पैट्रियार्च को ग्राउंड के ऊपर पटक देती है। पैट्रियार्च काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो चिल्लाकर मैंकिंग से कहता है ठीक है मैं अपनी हार
मानता हूँ जी गवर्नमेंट तुम्हारे सामने हार चुकी है और ये एक बहुत ही बुरी हार है कि मैंकिंग फिर से उसके ऊपर दोबारा से अपने आइस स्पिरिट को रिलीज करते हुए अटैक करती है। इस बार वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। जैसी मैंकिंग फिर से उसको मारने के लिए उसके करीब पहुंचती है, लाकर उसे कहता है लिन फेंग अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है, बल्कि वो हमारी फैमिली के फॉरबिडन एरिया के अंदर चला गया है। मैंकिंग वहीं पर रुक जाती है और उसे कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या वो जिंदा है? आज उसे कहता हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, वो जिंदा है। साथ ही वो उसे कहता है अब जबकि वो जिंदा है तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे, प्लीज मुझे मत मारना। लेकिन मैंकिंग उसे कहती है अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम्हें नहीं बचाया जा सकता। और साथ ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हुए पैट्रियार्च की पूरी बॉडी को आइस में कवर कर देती है और पैट्रियार्च भी वहाँ पर बर्फ में जमकर मर जाता है। देखने वाले कहते हैं जी फैमिली तो खत्म हो चुकी है, जी फैमिली का यंग मास्टर, जी फैमिली का एल्डर और उनका पैट्रियार्च भी मर चुका है। एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मैंकिंग पैट्रियार्च को वहाँ पर मार देती है और पैट्रियार्च को मारने के बाद वो स्टैचू की तरफ देखती है और उन सभी से कहती है मुझे बताओ कि फॉरबिडन एरिया के अंदर जाने का रास्ता कौन सा है, क्या यहीं से फॉरबिडन एरिया के अंदर जाया जाता है? मैंकिंग अपनी आइस मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हुए उस बड़े से स्टैचू को आइस में कवर कर देती है और उस एरिया को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर दरवाजा ओपन नहीं होता। वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये ओपन क्यों नहीं हो रहा। वो उन सभी से कहती है मुझे ये बताओ कि फॉरबिडन एरिया के दरवाजे को ओपन कैसे किया जाता है। तो सभी लड़के उसे बताते हैं मैं यहाँ पर इस फॉरबिडन एरिया के दरवाजे को ओपन करने के लिए जी फैमिली के किसी डिसेंडेंट के ब्लड की जरूरत पड़ती है। मैं जी फैमिली के किसी मेंबर के ब्लड को इस स्टैचू के अंदर डालना होगा तभी ये ओपन होगा। लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है, जी फैमिली के सभी मेंबर्स तो मर चुके हैं। मैंकिंग उनसे कहती है सिर्फ मेंबर्स ही मरे हैं, अभी उनकी बॉडी के अंदर ब्लड तो है। पैट्रियार्च की बॉडी के अंदर से उसकी ब्लड का एक ड्रॉप निकालती है और उसे स्टैचू के अंदर डाल देती है, लेकिन जैसे वो स्टैचू के ऊपर ब्लड ड्रॉप को फेंकती है तो कुछ भी नहीं होता, वो स्टैचू फिर से एक्टिवेट नहीं होता। काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है अब ये ओपन क्यों नहीं हो रहा। वो सभी लोग कहते हैं हो सकता है कि ये दरवाजा अपने आप दोबारा ओपन नहीं हो सकता, कि अगर ये दरवाजा दोबारा ओपन हो सकता पैट्रियार्च अपने ब्लड ड्रॉप को यूज करते हुए फॉरबिडन एरिया के दरवाजे को ओपन करके लिन फेंग के पीछे पीछे फॉरबिडन एरिया के अंदर जा सकते थे। लगता है कि एक बार जो अंदर चला जाता है वो अंदर से दरवाजे को ओपन करके बाहर आ सकता है। और वैसे भी जी फैमिली के सभी लोग इस फॉरबिडन एरिया के अंदर जा चुके हैं और वो सभी लोग सही सलामत वहाँ से वापस आ जाते हैं, तो लिन फेंग भी वहाँ से थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। मैंकिंग उन सभी से कहती है तो मुझे ये बताओ कि आखिर जी गवर्नमेंट के मेंबर फॉरबिडन एरिया के अंदर कितने दिन गुजार कर वापस आते हैं या फिर उन्हें कितना टाइम लगता है। तो वो लोग उनसे कहते हैं हमें इस बारे में श्योर तो नहीं है, कुछ लोग वहाँ पर कुछ दिन गुजारते हैं, कुछ महीने, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो सालों गुजार कर वहाँ से बाहर निकलते हैं। मैंकिंग कहती है क्या वाकई में ऐसी बात है, क्या वो लोग यहाँ पर सालों या फिर महीने गुजार कर आते हैं। अपनी आर्मी की तरफ देखती है और उन सोल्जर से कहती है मैं यहाँ पर रुकूंगी, चाहे मुझे यहाँ पर साल के लिए क्यों ना रुकना पड़े, तुम सभी लोग वापस जा सकते हो। लेकिन वो सभी लोग भी लिन फेंग के लिए वापस जाने को तैयार नहीं है। वो लोग कहते हैं हम लोग भी यहीं पर रुकेंगे। वो लड़के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर ये सारे सोल्जर्स और ये लड़की है कौन जो कि लिन फेंग के लिए पूरा साल भी इंतजार करने को तैयार है। नेक्स्ट सीन फिर से हमें अंदर का दिखाया जाता है। लिन फेंग उस बड़े से स्टैचू की तरफ देख रहा होता है। लिन फेंग कहता है बड़ा सा स्टैचू, ये भी एक स्कल्पचर नहीं है, इस स्नेक की तरह ये भी एक एक्चुअल बॉडी है, यानी कि ये एक इंसान की बॉडी है। हालांकि ये बंदा मर चुका है और इसकी सांस नहीं चल रही, लेकिन फिर भी इसकी बॉडी अभी तक डिकम्पोज नहीं हुई और इसकी बॉडी यहाँ पर बिल्कुल एक स्टैचू की तरह पड़ी हुई है। फेंग और जिंजी जब उस स्टैचू के सामने खड़े होते हैं तो स्टैचू की आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं और वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी लिन फेंग और जिंजी की बॉडी को कवर कर लेती है। स्टैचू के अंदर से आवाज आना शुरू हो जाती है। वो स्टैचू कहता है तो फाइनली बाहर की दुनिया से कोई तो यहाँ पर आया, मैं काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहा था कि कोई तो यहाँ पर आए। स्टैचू की आंखों से जो रोशनी निकलती है लिन फेंग और जिंजी दोनों को अपने स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर ले जाती है। तो वो मास्टर उनसे कहता है तुम दोनों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुनिया में हमारी सोल जिंदा रहती है, जबकि हमारी बॉडी जो कि फ्लैश से बनी होती है और हड्डियों से बनी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर मर जाती है। लेकिन बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स और बहुत सारे पावरफुल बीस्ट ऐसे हैं जिनकी सोल्स डिस्ट्रॉय नहीं होती। हालांकि मेरी बॉडी एक लंबे अरसे पहले ही मर चुकी है, लेकिन मेरी सोल अभी तक जिंदा है। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसी वजह से मैं अभी तक अपनी सोल को जिंदा रख पाया हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले हजारों साल से मेरी सोल का ये टुकड़ा अभी तक जिंदा था, लेकिन आज मेरा आखिरी दिन है, आज मेरी सोल यहाँ से डेसिपेट हो जाएगी। फेंग हैरान होकर उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है कि हमारी फ्लैश एंड बोन्स वाली बॉडी मर जाती है लेकिन हमारी सोल जिंदा रहती है। तो ये एल्डर जो कि यहाँ पर इनसे बात कर रहा है इसका नाम ज़ीकियान नहीं है, बल्कि वो लाश जिसकी बाहर पड़ी हुई थी जिसका कंकाल पड़ा हुआ था वो एल्डर ज़ीकियान था। मास्टर इनसे कहता है जब पहली बार इनके जी फैमिली का मेंबर जिसका नाम ज़ीकियान था वो यहाँ पर आया था तो मैंने अपनी कुछ पावर का हिस्सा दिया और साथ ही मैंने उसके लिए एक रूल सेटअप किया था। यहाँ पर सिर्फ वही लोग इंटर हो सकते हैं जो कि एक दूसरे से प्यार करते हों। उसके बाद से ज़ीकियान ने बाहर जाने के बाद अपने एंसेस्टर्स में से सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पर भेजा जो कि शादीशुदा हो, कि नई नई शादी होती है वो उनको यहाँ पर भेज देते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं उन सभी को अपनी पावर्स का कुछ कुछ हिस्सा दे देता हूँ, लेकिन तुम दोनों को देखकर तो मुझे
लगता है कि तुम लोग जी फैमिली से रिलेटेड नहीं हो, लेकिन जो भी हो तुम लोग अगर मुझे यहाँ पर मिल रहे हो तो इसका मतलब ये सब कुछ तुम्हारी किस्मत में था, क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है, मेरी सोल डेसिपेट होने वाली है और मैं अपनी सोल में से कुछ भी बचा कुचा है वो सब कुछ तुम्हें देने वाला हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम दोनों के पास ब्लड स्पिरिट की पावर है, तुम दोनों ही वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। वेंग उसे कहता है जिंजी के बारे में तो मुझे पता है कि ये डॉन फैमिली की यंग मिस है, इसी वजह से इसके पास ब्लड स्पिरिट है सीलिंग डोर्स की। तुम मेरे बारे में कैसे कह सकते हो कि मेरे पास भी ब्लड स्पिरिट है? मेरे फादर या फिर मेरी फैमिली में, मेरी लिन फैमिली में किसी के पास भी कोई भी ब्लड स्पिरिट नहीं है। मेरे फादर तो एक आम से इंसान है। हाँ ये बात ठीक है कि मेरी मदर के पास स्नेक स्पिरिट थी, तो मेरी माँ की तरफ से मुझे स्नेक स्पिरिट मिली है, लेकिन वो तो एक ऑर्डिनरी सी स्नेक स्पिरिट है, वो एक ब्लड स्पिरिट कैसे हो सकती है? हालांकि मैंने अपनी माँ को कभी भी नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्नेक स्पिरिट मुझे उन्हीं से मिली है। वो मास्टर जिंजी से कहता है लड़की के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, क्योंकि तुम इस लड़के से काफी ज्यादा वीक हो, इसी वजह से सबसे पहले तो मैं तुम्हारे पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए तुम्हें थोड़ी सी स्ट्रेंथ दे देता हूँ। मैं तुम्हें अपनी कुछ पावर दे रहा हूँ जिससे तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो जाओगी, लेकिन मेरी इस सारी पावर को तुम्हें खुद ही अंडरस्टैंड करना होगा। जिंजी से कहती है ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी। वो मास्टर जल्दी से अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए जिंजी की बॉडी को उस पावर के साथ कवर कर देता है और उसे कहता है मेरी पावर के साथ साथ तुम्हें कुछ नॉलेज भी मिलेगी और तुम्हें अपनी नॉलेज को यूज करते हुए इस पावर को अपने लिए यूटिलाइज करना है। जिंजी वहीं पर कल्टीवेट करने की स्टेज में बैठ जाती है और उस सारी पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद मास्टर लिन फेंग से कहता है लास्ट टाइम जी फैमिली का जो आखिरी मेंबर यहाँ पर आया था, मैंने उसे कहा था कि अगली बार बहुत सारे मेंबर्स को यहाँ पर भेजना, क्योंकि मेरी सोल डिस्ट्रॉय होने वाली है। मेरी सोल के डेसिपेट होने से पहले मेरे पास जितनी भी नॉलेज है मैं सभी लोगों में बांटना चाहता हूँ। साथ ही उन सारे लोगों में से कोई अपने लिए मैं एक ऐसा जीनियस तलाश कर सकूं जो इतना महान हो कि मैं उसे अपना सब कुछ दे सकूं, जबकि यहाँ पर सिर्फ तुम दो लोग ही आए हो। तुम दोनों की किस्मत में ये सब कुछ लिखा हुआ था। तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हारी पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई है और तुम्हारी सोल बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो सभी लोग जिनका कल्टीवेशन लेवल तुम्हारे बराबर होगा, उनके मुकाबले में तुम्हारी सोल बहुत ज्यादा मजबूत है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी सारी की सारी हेरिटेज की पावर लेने के लिए तुम सबसे परफेक्ट इंसान हो। लिन फेंग कहता है सोल की पावर से आपका क्या मतलब है? तो मास्टर यहाँ पर उसे सोल की पावर के बारे में बताते हैं। मास्टर उसे कहते हैं लगता है कि तुम्हें अभी तक इस बारे में समझ नहीं आई, चलो ठीक है मैं तुम्हें सोल पावर के बारे में एक सिंपल कॉन्सेप्ट के जरिए समझाता हूँ। मास्टर उसे कहते हैं जिन लोगों की अपनी सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो बहुत ही पावरफुल अटैक्स कर सकते हैं, जबकि जिनकी सोल वीक होती है वो लोग पावरफुल अटैक्स नहीं कर सकते। जहाँ पर वो एग्जाम्पल के तौर पर उसे कहते हैं फर्ज करो अगर किसी के पास डुअल मास्टर स्पिरिट होती है, हम लोग उसको जीनियस कहेंगे, लेकिन अगर उसकी अपनी सोल बहुत ज्यादा वीक होगी तो उसे अपनी डुअल मास्टर सोल को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी और उसकी डुअल मास्टर सोल भी एक सिंगल मास्टर सोल वाले से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर उस कल्टीवेटर की अपनी सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो वो अपनी डुअल मास्टर सोल को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। इसी वजह से तुम्हारी सोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तभी तुम अपनी मास्टर स्पिरिट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, फिर चाहे तुम्हारे पास सिंगल मास्टर स्पिरिट हो या फिर डबल मास्टर स्पिरिट हो। मेरे कहने का मतलब यही है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो मुझे नहीं देख रहे, मैं पिछले हजारों साल पहले मर चुका हूँ, मेरी बॉडी तो मर चुकी है लेकिन मेरी सोल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मैं पिछले हजारों सालों से अपनी सोल को यहाँ पर रख पाया हूँ। तो तुम भी अपनी सोल को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हो तो फ्यूचर में तुम भी ये कर सकते हो। तुम भी अपनी बॉडी के मरने के बाद हजारों साल तक अपनी सोल को जिंदा रख सकते हो। थोड़ी देर के बाद मास्टर लिन फेंग से कहते हैं लगता है कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, इस जल्दी से मेरे पास से कुछ एक्सेप्ट करो। ना सिर्फ यहाँ पर तुम्हें पावर देने वाला हूँ बल्कि मैं तुम्हें अपनी मेमोरीज भी देने वाला हूँ। तुम्हें इन मेमोरीज को संभाल कर रखना होगा। मैंने अपनी मेमोरीज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तुम इन मेमोरीज को बड़ी आसानी से समझ पाओगे। मेरी मेमोरीज का पहला हिस्सा सारी ग्रेट अचीवमेंट्स के बारे में है जो भी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हासिल की। बहुत सारे ऐसे मास्टर स्किल हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में हासिल की और कुछ ऐसे मास्टर स्किल हैं जिन्हें मैंने खुद बनाया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरे मास्टर स्किल ऐसे ही वेस्ट हो जाए, कि तुम उन सारे मास्टर स्किल्स को दोबारा से रीलाइव करो। इसका मेरे मरने के बाद कोई ये ना कह सके कि मैं लालची इंसान था और अपने मास्टर स्किल्स को अपने साथ ही लेकर मर गया। मास्टर से कहते हैं और मेरी मेमोरीज का दूसरा हिस्सा मेरी एनर्जीज के बारे में है। बहुत सारी की पावर, बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स और वेपन्स के बारे में है। मेरी मेमोरीज का तीसरा हिस्सा वो बहुत ज्यादा सिंपल वाला है लेकिन वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला भी है। मेरी मेमोरीज के तीसरे हिस्से में आर्ट ऑफ सोल कल्टीवेशन के बारे में बताया गया है। ये वाली सोल कल्टीवेशन टेक्निक्स तुम्हें कहीं और पर नहीं मिलेंगी क्योंकि इन सोल कल्टीवेशन टेक्निक्स को मैंने खुद ही बनाया है। सोल कल्टीवेशन टेक्निक्स की मदद से अपने आप को इतने अरसे तक जिंदा रख पाया हूँ। अगर तुमने इनको अच्छे से मास्टर कर लिया तो तुम्हारी सोल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। मैंने आज से पहले किसी को भी इस सोल कल्टीवेशन मेथड के बारे में नहीं बताया। मैं सिर्फ तुम्हें ये सोल कल्टीवेशन मेथड दे रहा हूँ। तुम्हें इसको बहुत ही अच्छे से चेरिश करना होगा और इसको संभाल कर रखना और अच्छे से इस्तेमाल करना। साथ ही मास्टर अपनी सारी मेमोरीज को, तीनों पार्ट्स को लिन फेंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। लिन फेंग उनसे कहता है ठीक है मास्टर, इन सभी को अच्छे से संभाल कर रखूंगा। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन
सीन फिर से बाहर का दिखाया जाता है। मैंकिंग उस बड़े से स्टैचू के सामने खड़ी होती है। मैंकिंग कहती है मेरे 6 महीने का टाइम पूरा हो चुका है और मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी आइस की इकट्ठी होती जा रही है और बहुत ही जल्दी फिर से मेरी बॉडी के अंदर से आइस की बाहर की तरफ निकलेगी। मैं इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकती। काश यहाँ पर लिन फेंग होता तो वो मेरी बॉडी को कंट्रोल कर पाता। वो कहती है लिन फेंग प्लीज जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। नेक्स्ट सीन हमें फिर से अंदर का दिखाया जाता है। लिन फेंग उन सारी की सारी मेमोरीज को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी आंखें खोलता है तो वो सारी की सारी मेमोरीज अब लिन फेंग की बॉडी का हिस्सा बन चुकी है। लिन फेंग कहता है मास्टर ने मुझे जो सोल कल्टीवेशन टेक्निक दी है वो काफी ज्यादा स्पेशल टेक्निक है। इस टेक्निक को यूज करते हुए कोई भी कल्टीवेटर अपनी सोल को बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। जैसे कि इस मास्टर ने अपनी सोल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था और उसकी 3 अलग अलग मेमोरीज सेट बनाए थे। उसके बाद हम लोग अपनी सोल के एक एक हिस्से को अलग अलग ट्रेन कर सकते हैं, जिसको जितना चाहे उतना ज्यादा पावरफुल ट्रेन कर सकते हैं। वाली टेक्निक तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर मैं इसको मास्टर कर लेता हूँ तो मैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। लिन फेंग हमें बताता है कि इस स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर की मेमोरीज के बारे में, यानी कि इसकी पास्ट की यादें जो कि इसने अपनी मेमोरीज में सेव की हुई थी वो सारी की सारी भी यहाँ पर है। और मुझे उसके बारे में पता चला है कि वो अपनी जून की लेयर पर था, यानी कि वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि सिर्फ एक ही पंच के साथ पूरी की पूरी माउंटेन को उड़ा सकता था। वहीं पर हमें लिन फेंग इन लेयर्स के बारे में बताता है। तो सबसे पहले लिंग राम आती है। लिंग राम या फिर हम उसको सोल लेयर भी कहते रहे हैं। उसके बाद जान राम आती है और उसके बाद टियान राम आती है। टियान राम के बाद जुन राम आती है। तो जुन राम के कल्टीवेटर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनको इस दुनिया का सेठ या फिर गॉड भी कहा जा सकता है। लिन फेंग कहता है रही बात टियान राम और जुन राम की, तो मैंने अभी तक ऐसा कोई भी नहीं देखा और ना ही कभी इनके बारे में सुना है कि हमारे जूजू यानी कि स्नो मून कंट्री में और मोशू कंट्री में सबसे हाईएस्ट कल्टीवेशन लेवल जान राम का है। जहाँ पर जान राम से अबाव का कोई भी एक्सपर्ट नहीं है और ना ही हमने कभी इन एक्सपर्ट्स के बारे में सुना है। इसका मतलब ये मास्टर जो कि जुन लेयर का था ये बहुत ज्यादा पावरफुल था और ये यहाँ का नहीं था, ये किसी और जगह से यहाँ पर आया था। फिर वो उस बड़े से सांप की तरफ देखता और कहता है ये बड़ा सा सांप ये भी एक ड्रैगन बीस्ट है, क्योंकि अपने जुन लेवल पर था। अगर ये बड़ा स्नेक ड्रैगन जहाँ पर नहीं होता और ये बाहर की दुनिया में होता तो ये अकेला ही पूरे के पूरे कंट्री को कर सकता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल स्नेक ड्रैगन है। लिन फेंग उस बड़ी सी मूर्ति की तरफ देखता है, उस मास्टर की मूर्ति की तरफ जिसने इसको सारी मेमोरीज दी है और साथ में ये सारी पावर्स दी है। लिन फेंग उसे कहता है अब तुम मेरे एक एंसेस्टर हो और साथ ही मेरे टीचर हो, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर कुछ नॉलेज दी है और साथ में अपनी मेमोरीज भी दी है, इससे तुम्हारी रिस्पेक्ट करना तो बनता है। तो साउदी जल्दी से उसके सामने अपने घुटने टेक देता और कहता है अरे सामने नाटा करना मेरे लिए बहुत ज्यादा नेचुरल है, क्योंकि तुम मेरे मास्टर हो। आज से मैं तुम्हें अपना मास्टर मानता हूँ और मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और उसके अलावा तुम्हारी मेमोरीज में जिन लोगों का जिक्र है कि जो तुम्हारे दोस्त थे, फ्यूचर में वो दोस्त मुझे मिलते हैं तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में जरूर बताऊंगा। फिर लिन फेंग वहाँ से उठता है और जिंजी से कहता है जिंजी चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। लिन फेंग सोच रहा होता है ये एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर था। इन पावर ऑफ लव की वजह से ये भी ट्रैप हो चुका था। वजह से इसने यहाँ पर एक रूल बनाया था कि जो भी जी फैमिली के लोग यहाँ पर उससे पावर्स लेने के लिए आएंगे वो सभी लोग कपल होने चाहिए या फिर एक दूसरे से प्यार करने वाले होने चाहिए थे, क्योंकि ये कल्टीवेटर खुद भी एक बहुत ही लविंग पर्सन था और ये अपने किसी चाहने वाले से बहुत ज्यादा प्यार करता था। मरने के बाद भी इसका प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ। लिन फेंग जिंजी का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आते हैं तो वहाँ पर सामने पोर्टल होता है। लिन फेंग जिंजी से कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं पहले चेक करता हूँ। तो जैसे ही लिन फेंग उस पोर्टल पे हाथ लगाता है तो उसे बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है। लिन फेंग कहता है यहाँ से इतनी ज्यादा ठंड क्यों निकल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जी फैमिली का पैट्रियार्च बाहर से बहुत ज्यादा आइस कोल्ड की को रिलीज कर रहा हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जी फैमिली वालों के पास तो आइस मास्टर स्पिरिट है ही नहीं। तो लिन फेंग अंदर की साइड से दरवाजे को ओपन करता है और लिन फेंग जिंजी दोनों ही बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो बाहर पर आते हैं तो वो सामने की तरफ देखते हैं तो उनके सामने मैंकिंग खड़ी होती है। लिन फेंग उसे देखकर काफी खुश होता है, मैंकिंग भी उसे देखकर खुश होती है, लेकिन जैसे उसकी नजर वहाँ पर जिंजी के ऊपर पड़ती है वो वहीं से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और लिन फेंग से कहती है तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम वापस आ गए, चलो यहाँ से चलते हैं। लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है इसकी बॉडी से इस वक्त जो कोल्ड की निकल रही है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोबारा से इसकी बॉडी के अंदर से कोल्ड की निकल रही है जो कि 6 महीने पहले निकली थी। अगर इसी तरह रहा तो इसकी बॉडी फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसने मुझसे कहा क्यों नहीं कि मैं इसकी मदद करूं। लिन फेंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है मैंकिंग रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। और मैंकिंग वहीं पर रुक जाती है और उसकी तरफ देखती है। लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे कहता है चलो मेरे साथ आओ, और वो उसे अपने साथ लेकर फॉरबिडन एरिया के अंदर चला जाता है। जिंजी से कह जाता है तुम यहीं पर रुककर हमारा इंतजार करो। जिंजी भी काफी हैरान होती है, जबकि देखने वाले भी सोच रहे होते हैं ये लड़की तो बहुत ज्यादा
स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक जान नाम की एक्सपर्ट है। लेकिन इस लड़के को देखो तो सही, ये उसके सामने किस तरह पेश आ रहा था। इस लड़की को उठाकर अपने साथ फॉरबिडन एरिया के अंदर चला गया है। आखिर ये लड़का है कौन, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। लिन फेंग मैंकिंग को अपने साथ लेकर फॉरबिडन एरिया के अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से निकलने वाली आइस कोल्ड की को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वो उससे कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अभी तुम्हारी बॉडी से इस तरह की कोल्ड की निकले तो तुम मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैंकिंग उससे कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लिन फेंग कहता, बस भी करो, हाय तुम वहाँ से अचानक पीछे की तरफ क्यों मुड़ गई? तो मुझे कह भी तो सकती थी कि तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी एनर्जी निकल रही है और तुम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैंकिंग की तरफ घूर कर देखता है तो मैंकिंग वहीं पर शांत हो जाती है। लिन फेंग उसे कहता है, चलो छोड़ो इन बातों को, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी बॉडी से इस एक्स्ट्रा कोल्ड की को निकालने में। और साथ ही हमारा लिन फेंग वहाँ पर अपनी स्नेक मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है, जो कि अब एक स्नेक मास्टर स्पिरिट नहीं रही बल्कि एक 6 सर वाला ड्रैगन बन चुकी है। मैंकिंग भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और सोच रही होती है, मैंने तो पहले ही सोचा था कि ये एक लेजेंडरी ड्रैगन है जिसके 9 सर होते हैं, कि स्नेक मास्टर स्पिरिट ट्रांसफॉर्म हो गई है, अब ये एक 6 सर वाला ड्रैगन बन गई है। पहले के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस हो रही है। लिन फेंग का वो बड़ा सा ड्रैगन वहाँ पर निकलने के बाद मैंकिंग की बॉडी के अंदर से आइस कोल्ड की को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। वो उसकी बॉडी के अंदर से जितनी भी एक्स्ट्रा आइस कोल्ड की होती है वो सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर लेता है। मैंकिंग से कहता है, फ्यूचर में अगर कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो मुझे इग्नोर मत करना, मुझसे हेल्प के लिए कह लेना। तो मैंकिंग आगे से शर्माते हुए उसे हाँ बोल देती है। तब हमारा लिन फेंग उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है, जब ये ब्लैक विंड माउंटेन पर थी वहाँ पर ये बिल्कुल अकेली थी और वहाँ से जो मेरे साथ बाहर निकली थी, इसने बाहर की दुनिया को नहीं देखा हुआ। इसका मतलब यह है कि बाहर की दुनिया में इसका मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। तब से ये वहाँ से आई है, तब से ये मुझे फॉलो कर रही है। मैं उसके बाद मुझे यहाँ पर वार पर आना पड़ा और काफी दिनों तक मैं इससे दूर रहा हूँ। इसी वजह से लगता है कि ये काफी ज्यादा परेशान हो गई होगी, क्योंकि ये मेरी काफी ज्यादा केयर करती है, लेकिन इसने मुझे कभी कहा नहीं कि ये मेरी कितनी ज्यादा केयर करती है। बाहर इसने बहुत सारे जी गवर्नमेंट के लोगों को भी मार डाला सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि ये काफी ज्यादा गुस्से में थी। तो लिन फेंग कहता है, ये बिल्कुल एक पगली लड़की है, ये मेरी काफी ज्यादा केयर करती है। और साथ ही लिन फेंग उसे गले से लगा लेता है। साथ ही लिन फेंग सोच रहा होता है, इस लड़की को पता होना चाहिए कि अगर इसके साथ कुछ बुरा होगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। मैंकिंग भी चुपचाप उसके गले से लग जाती है और साथ ही वो शर्मा रही होती है, जबकि हमारा लिन फेंग हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। फिर मैंकिंग भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। साथ ही मैंकिंग सोच रही होती है, तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जब से तुम यहाँ से गायब हुए हो, से तुम इस वार पर आए थे और मोशू कंट्री में गायब हो गए, तब से मेरा दिल किस तरह से बेचैन था। और उसके बाद फाइनली मुझे कुछ इन्फो मिली कि तुम मोशू कंट्री में जी गवर्नमेंट की जी माउंटेन के ऊपर हो। बाद मैंने अपनी आर्मी को अपने साथ लिया और यहाँ पर चली आई। मैं जितने भी लोग थे मैंने सभी को मार डाला। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आई तो मुझे पता चला कि उस एल्डर ने तुम्हें मार दिया है और उसके बाद मैंने उस एल्डर को भी मार दिया, हालांकि तुम अभी तक जिंदा थे। तो फिर थोड़ी देर के बाद हमारा लिन फेंग और मैंकिंग दोनों स्टैचू से बाहर आ जाते हैं। देखने वाली कहती है, तो फाइनली ये दोनों वापस आ गए हैं और ये दोनों इन दोनों का कपल तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। दोनों आपस में बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। लगता है कि ये वाली कोल्ड ब्यूटी इस लड़के की ज्यादा परवाह करती है। जब उस एल्डर जी ने कहा था कि उसने लिन फेंग को मार दिया, इसी वजह से ये लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, उसने पैट्रियार्च जी को भी मार डाला। जीलिंग भी सोच रही होती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस बंदे को मैंने अपना गुलाम बनाया हुआ था, अपना नौकर बनाया हुआ था, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग बल्कि खूबसूरत लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती हैं। बस जीजी भी यही सोच रही होती है। जीजी कहती है, मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, मैंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, मेरी इज्जत लुट चुकी है, वो भी किसी ऐसे बंदे के हाथों जो कि एक बहुत बड़ा कमीना निकला। ऊपर से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। मैंने लिन फेंग को बहुत ज्यादा गलत समझा और ऊपर से लिन फेंग के पास जो खूबसूरत लड़कियां हैं, मैं तो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। लिन फेंग जिंजी से कहता है, जिंजी चलो वापस चलते हैं। साथ ही लिन फेंग सोच रहा होता, अब जिंजी को क्या कहूँ, जिंजी का मुंह बना हुआ है। मेरी पास्ट लाइफ में बिल्कुल सिंगल था, मेरे पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास काफी सारी खूबसूरत लड़कियां और वो सभी मुझसे काफी ज्यादा प्यार करती हैं। जिंजी लिन फेंग से कहती है, हाँ क्यों नहीं, चलो चलती हैं। और वो सभी लोग अपने घोड़ों पर बैठते हैं और वहाँ से वापस अपने मोशू कंट्री की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि हमारा लिन फेंग ने अपनी मैंकिंग को अपनी झोली में बिठाया होता है। ये सभी लोग अपने मोशू कंट्री में वापस पहुँचते हैं तो इन्हें बॉर्डर की उस क्लिफ को पार करना पड़ता है। ये क्लिफ हमारे मोशू कंट्री के अंडर आता है। सभी लोग जैसे ही उस क्लिफ को पार करके अंदर जाने लगते हैं, उस क्लिफ में एंटर होते हैं तो वहाँ पर साइड के ऊपर बहुत सारे होल्स होते हैं और उन होल्स के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स बैठे होते हैं। लिन फेंग वहाँ पर आते हैं और उन सभी से कहता है, मैं कमांडर जी का एक सोल्जर हूँ, मुझे यहाँ पर लेफ्टिनेंट बनाया गया था, इसी वजह से हमारे लिए दरवाजों को ओपन किया जाए, हम यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जैसे लिन फेंग वहाँ पर उनको ये बात बताता है तो ऊपर से तीरों की बरसात शुरू हो जाती है। लिन फेंग अपने हाथ को तलवार की तरह यूज करते हुए उन सारे तीरों को अपनी एनर्जी से ब्लॉक करता है और उन सारे तीरों को तोड़ देता है और वो हैरान होता है कि यहाँ पर उसके ऊपर अटैक क्यों हो रहा है। साथ ही मैंकिंग से कहता है, मैंकिंग सभी को मार डालो। और हमारा लिन फेंग जल्दी से जंप करते हुए ऊपर एक होल की तरफ जाता है जहाँ पर एक सोल्जर छुपा होता है। लिन फेंग जल्दी से जंप करता हुआ होल के पास जाता है और उस सोल्जर से कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम तो हमारे जूजू कंट्री के सोल्जर्स हो, लेकिन तुम मेरे
मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो? क्या तुमने देखा नहीं कि मैंने भी वार में तुम्हारे साथ फाइट की थी? वो सोल्जर से कहता है मुझे बताओ कि तुम कौन हो, तुम लोग यहाँ पर किसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो? सोल्जर आगे से और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसके ऊपर तीर चलाने लगता है। लिन फेंग कहता है अगर तुम नहीं बताओगे तुम मरोगे, और साथ ही वो अपनी उंगली को घुमाते हुए उसका गला काट देता है। उसके बाद लिन फेंग अपने शैडो क्रॉस मूव को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से दूसरे हॉल में जाता है और वहाँ पर भी एक बंदा छुपा होता है। लिन फेंग उसे कहता है जल्दी से बताओ तुम्हें किसने ऑर्डर्स दिए हैं मुझे मारने के, लेकिन वो सोल्जर भी उसे कुछ भी नहीं बताता और फिर से उसके बाद तीर चलाने लगता है। हमारा लिन फेंग उसको भी मार देता है। फिर वहाँ से वो अगले वाले के पास चला जाता है। तो यहाँ पर हमारा कहानी सुनाने वाला कहता है लिन फेंग ने हमारे मोजू कंट्री की तरफ से बैटल में हिस्सा लिया जहाँ पर हजारों लाखों सोल्जर्स मारे गए। लिन फेंग के प्लान की मदद से इन लोगों ने जूजू कंट्री को बचाया और सोल्जर्स को मोजू कंट्री में वापस भेज दिया। लेकिन स्नो मून यानी कि जूजू कंट्री के लोगों ने लिन फेंग को कैसे ट्रीट किया, उसके जनरल लियू कैंग को कैसे ट्रीट किया, लोगों ने अपनी प्रिंसेस को किडनैप किया, सोल्जर्स ने आपस में रिबेल किया जिसकी वजह से हजारों लाखों सोल्जर्स मारे गए। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट हुई। ये सब कुछ लिन फेंग को मारने के लिए किया गया। इसी वजह से अब लिन फेंग को भी इन सभी के बारे में कोई भी केयर नहीं है। ये सभी लोग लिन फेंग को मारना चाहेंगे तो लिन फेंग भी इन सभी को मार डालेगा, क्योंकि लिन फेंग अब जूजू कंट्री से जरा भी प्यार नहीं रखता। लिन फेंग अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इस जूजू कंट्री के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। आज उसने मैंकिंग को भी कहा होता है कि किसी को भी मत छोड़ना। मैंकिंग भी घोड़े से नीचे उतरती है और अपनी आइस एबिलिटी को यूज करते हुए आसपास की दीवारों को आइस में कवर कर देती है और उन होल्स के अंदर जितने भी सोल्जर्स बैठे होते हैं वो अंदर ही वहीं पर जम जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। तो उन सारे सोल्जर्स को वहाँ पर मारने के बाद लिन मैंकिंग से कहता अगर रास्ते में कोई भी आए, कोई भी हमारा रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करे तो उसे मार डालना, क्योंकि मुझे इनके ऊपर अब जरा भी तरस नहीं आने वाला। मैंने इन सभी के साथ मिलकर यहाँ पर फाइट में हिस्सा लिया था, लेकिन इन सभी को अगर मेरी परवाह नहीं है तो फिर मैं इनकी परवाह क्यों करूंगा। लिन फेंग कहता है अब सभी लोग मेरी कमांड को फॉलो करो और हम लोग जल्दी से गेट को पार करके अंदर जाएंगे। तो वो सभी लोग डाउनटन सिटी में वापस पहुंच जाए हैं और दरवाजा खोलने का कहा जाता है। दरवाजा खुल जाता है और वो लोग अंदर आ जाते हैं। ये लोग अंदर आते हैं तो दरवाजा बंद कर दिया जाता है और उनके सामने चीजी आर्मी के काफी सारे लोग खड़े होते हैं। तो सभी लोग लिन फेंग से कहते हैं जहाँ पर हो वहीं पर रुको वरना हम लोग अपने एरोस को शूट करेंगे। लिन फेंग जैसे उनकी बात सुनता है वो वहीं पर मैंकिंग से कहता है मैंकिंग इन सभी को मार डालो। उसी वक्त सामने से वो सोल्जर्स इनके ऊपर तीर चलाते हैं और सामने की तरफ से उनके कुछ घोड़ों और उनके सोल्जर्स को तीर लगती है, यानी लिन फेंग की साइड वालों को। उनसे कहते हैं अगर तुम लोग एक स्टेप और आगे बढ़े तो हम लोग तुम सभी को मार डालेंगे। मैंकिंग और हमारा लिन फेंग दोनों ही अपने घोड़े के ऊपर से जंप लगाते हैं और जल्दी से उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग फिर से उन दोनों के ऊपर तीर चलाते हैं तो लिन फेंग वहीं पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए तीरों को डिफ्लेक्ट करता है, जबकि मैंकिंग अपनी आइस एबिलिटी को यूज करते हुए वहाँ पर उन तीरों को आइस में ब्लॉक कर देती है। लिन फेंग वहाँ पर उनके करीब पहुँचने के बाद अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है। ये उसकी थर्ड मार्शल स्पिरिट है जो कि एक स्नेक मार्शल स्पिरिट बन चुकी है। हालांकि पहले इन्होंने इसकी थर्ड मार्शल स्पिरिट को वो भद्दा सा मॉन्स्टर दिखाया था, लेकिन अब ये इसकी थर्ड मार्शल स्पिरिट स्नेक मार्शल स्पिरिट में चेंज हो चुकी है। वो सारे सोल्जर्स भी लिन फेंग की स्नेक मार्शल स्पिरिट को रिलीज होता हुआ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं लिन फेंग तो अपनी मार्शल स्पिरिट के 6 लेवल पर था, यानी सोल लेयर के 6 लेवल पर था। दूसरा सोल्जर उसे कहता है इसने बैटल में हिस्सा लिया था और कई अरसे तक उन लोगों के पास रहा, यानी मोजू कंट्री में था। हो सकता है कि वहाँ पर हार्डशिप्स को फेस करते करते इसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ गई हो। बैटल फील्ड पर इसे काफी सारा एक्सपीरियंस मिला होगा, इसी वजह से ये पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया है। साथ ही वो लोग कहते हैं उन कमीनों ने हमेशा यहाँ पर कैनन फोडर बना दिया, यहाँ पर लिन फेंग को मारने का कहा है, जबकि उन्हें पता था कि हम लोग लिन फेंग को मार नहीं पाएंगे। तो सभी लोग यहाँ पर लिन फेंग के हाथों से मरने वाले हैं। तो लिन फेंग भी वहाँ पर अपनी स्नेक मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए उन सभी के ऊपर पॉइजन फेंकता है। स्नेक मार्शल स्पिरिट यहाँ पर एक स्पेशल पॉइजन को यूज कर सकती है जो कि किसी की बॉडी को भी मेल्ट कर सकता है। लिन फेंग कहता है तो वाकई में कमाल की एबिलिटी है, मेरी स्नेक मार्शल स्पिरिट के अंदर से जो पॉइजन निकल रहा है ये किसी की बॉडी को भी मेल्ट कर सकता है। एक्चुअली ये वाली एबिलिटी मेरे पास उस बड़े से स्नेक ड्रैगन से आई है, क्योंकि उस मास्टर का स्नेक ड्रैगन था उस ग्रेवयार्ड के अंदर। तो लिन फेंग वहाँ पर सामने वाली सारी बटालियन को मार देता है। तो साइड से कुछ और सोल्जर्स भी आते हैं। लिन फेंग कहता है तो यहाँ पर और सोल्जर्स आ गए हैं। तो उन सोल्जर्स का जो कमांडर होता है लिन फेंग से कहता है हमें यहाँ पर तुम्हें मारने के ऑर्डर्स दिए गए हैं, ये हमारा मिशन है कि तुम्हें मारना है, लेकिन तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि हम तुम्हें नहीं मार सकते। लिन फेंग कहता है क्या तुम लोगों को लगता है कि ये बात इतनी ज्यादा आसान है? सभी लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, अब जबकि तुम्हें पता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते तो तुम लोग मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ। फिर साथ ही लिन फेंग मैंकिंग से कहता है मैंकिंग अगर इनको मिशन मिला था मुझे मारने का और ये लोग मुझे मारने के लिए यहाँ पर चले आए तो इसका मतलब इन सभी को मेरा दुश्मन होना चाहिए। तो इन सभी को मार डालो और इनके घोड़ों को जिंदा रखना, क्योंकि हमें अपने लिए घोड़ों की जरूरत है। मैंकिंग अपनी आइस एबिलिटी को यूज करते हुए घोड़ों के ऊपर जितने सोल्जर्स होते हैं उन सभी को आइस क्रिस्टल बना देती है। उनके घोड़ों को वो लोग रख लेते हैं। ये सारे सोल्जर्स अपने घोड़े छोड़ देते हैं क्योंकि इनके घोड़े थक चुके हैं। वो जल्दी से इन घोड़ों के ऊपर बैठ जाते हैं और वापस से इंपीरियल सिटी की तरफ चल पड़ते हैं। प्रिंसेस जिनजी लिन फेंग से कहती है लिन फेंग यहाँ पर क्या चल रहा है? लिन फेंग उसे कहता है कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि हम लोग इंपीरियल सिटी में वापस आए। प्रिंसेस उसे
कहती है और मेरे बारे में क्या क्या ये सभी सोल्जर्स मुझे भी मारना चाहते हैं, हालांकि मैं एक प्रिंसेस हूँ। लिन उसे कहता है क्या तुमने देखा नहीं, उन्होंने तुम्हें यहाँ पर देख भी लिया, फिर भी उन्होंने एक्शन को नहीं रोका, इसका मतलब वो तुम्हें भी मरा हुआ देखना चाहते हैं। लिन फेंग कहता है यहाँ पर हमारी प्रिंसेस किडनैप हो गई, हजारों लाखों सोल्जर्स मारे गए सिर्फ डॉन टियान लैंग की वजह से, पर से अब हमारे जनरल लिू कैंग को फांसी दी जा रही है सिर्फ इसी वजह से कि हमने मोजू कंट्री के खिलाफ जो वार जीती है वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। स्लैंग ने ये सारा एक जाल बिछाया हुआ था, ये सारी की सारी बैटल पहले से प्लान थी। पूरी बैटल का मकसद लिू कैंग को रास्ते से हटाना था और इसी बैटल के दौरान मुझे मरवाना था। लिन फेंग कहता है प्रिंस लैंग तो मुझे भी मरवाना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने सोल्जर्स को यहाँ पर रखा है। मैं इंपीरियल सिटी में अकेला जाता तो वो मुझे जरूर मार डालते, लेकिन अब जबकि प्रिंसेस तुम मेरे साथ हो तो मुझे लगता है कि मुझे सजाए मौत की सजा नहीं देंगे। प्रिंसेस भी काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। प्रिंसेस कहती है लिन फेंग को मारने के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रिंसेस यानी कि मुझे किडनैप करने का प्लान बनाया, मतलब ये है कि वो लिन फेंग को मारने के लिए मुझे भी मरवा सकते हैं। ये तो लगता है कि ये सारे का सारा प्लान हमारे फर्स्ट प्रिंस यानी क्राउन प्रिंस डान वू डाओ का है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जालिम इंसान है। मुझे लगता है कि वो मुझे इसलिए मरवाना चाहता है क्योंकि मैं हमेशा डान वूजा के साथ रहती हूँ, सेकंड ब्रदर के साथ रहती हूँ और उसके साथ मेरा रवैया अच्छा नहीं है। नेक्स्ट सीन इंपीरियल सिटी का दिखाया जाता है। इंपीरियल सिटी के दरवाजे बंद होते हैं और दरवाजे के बाहर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। ये सारे के सारे सोल्जर अंडर ची की यूनिट के हैं, सारे यहाँ पर अपने जनरल लिू कैंग को बचाने के लिए आए हैं। दरवाजों को इसलिए बंद किया गया है क्योंकि आज ही इसी दिन ही जनरल लिू कैंग को सजाए मौत दी जाने वाली है, उसे चौराहे के ऊपर सजाए मौत दी जाएगी और वो सभी लोगों को दरवाजे इसलिए बंद किए हुए हैं क्योंकि ये सारे सोल्जर जनरल लिू कैंग के वफादार हैं। अगर दरवाजे खोले जाएंगे तो ये लोग अंदर आ जाएंगे और जनरल लिू कैंग को बचाने की कोशिश करेंगे। शहर के अंदर जितने लोग होते हैं वो सभी लोग भी सोच रहे होते हैं क्या वाकई में ये बात सच है कि जनरल लिू कैंग ने अपनी आर्मी को धोखा दिया और उनकी वजह से हजारों लाखों सोल्जर्स मारे गए। उन्होंने यहाँ पर प्रिंस लैंग के साथ एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की, उन्होंने प्रिंस लैंग को अंदर नहीं आने दिया जिसकी वजह से मोजू कंट्री को अटैक करने का मौका मिला। वाकई में जनरल लिू कैंग गद्दार है जिसकी वजह से अब उन्हें सजा दी जा रही है, लेकिन वो तो एक वार हीरो है, उन्हें डिवाइन एरो कहा जाता है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हकीकत बात किसी को भी नहीं पता, सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। कोई जनरल लिू कैंग की साइड पर होता है और कोई उसके खिलाफ होता है, लेकिन उनमें से काफी सारे लोग परेशान नहीं होते हैं क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स उनके इंपीरियल सिटी की दीवारों के बाहर खड़े हैं और किसी वक्त भी वो रिबेलियन कर सकते हैं और अंदर आकर अटैक कर सकते हैं। यहीं पर सिटी गेट के ऊपर वाली दीवार के ऊपर हमें मेंग चोंग को दिखाया जाता है। यंग मास्टर मेंग चोंग और उसका फादर जो कि एक लेफ्टिनेंट है, फिर आर्मी का कमांडर है, उसका नाम मेंग हु है, वो दोनों ऊपर खड़े होते हैं। कमांडर अपने बेटे से कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है, ये सारे सोल्जर्स यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, जैसे ये लोग यहाँ पर हमारे ऊपर पहला एरो चलाएंगे या फिर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसी वक्त इनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। हम इनके ऊपर तीर चलाएंगे और इन सारे के सारे सोल्जर्स को खत्म कर देंगे। तो ये सारे सोल्जर्स लिू कैंग और कमांडर जी के ऑर्डर्स को मानते हैं, इसी वजह से सभी को अगर अभी रास्ते से हटा दिया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। मेंग को अपने बेटे से कहते हैं मेंग चोंग तुम भी एक आर्मी ऑफिसर बन चुकी हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और आर्मी को लीड करो। मैं चाहता हूँ कि इन सभी को तुम ऑर्डर्स दो, तो देखते हैं कि आखिर तुम इन आर्मी को कैसे कमांड करते हो। तो मेंग चोंग जल्दी से दीवार के ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता है और उन सभी से कहता है सभी ऑफिसर्स मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। ऐसी में जहाँ पर तुम सभी को ऑर्डर दूंगा, तुम सभी को तीर चलाने होंगे और जहाँ पर जितने भी गद्दार सोल्जर्स हैं उन सभी को मारना होगा। और वो सभी लोग अपने तीरों को रेडी कर लेते हैं उन सारे सोल्जर्स को मारने के लिए, क्योंकि मेंग चोंग वहीं पर सोच रहा होता है काश यहाँ पर लिन फेंग भी होता। लिन फेंग तो मोजू कंट्री में जाकर मर गया है, अगर वो यहाँ पर जिंदा होता तो उसे मैं अपने हाथों से मारता। तो जीसी आर्मी के साथ वहाँ पर एक लेफ्टिनेंट होते हैं, वो लेफ्टिनेंट उनसे कहते हैं तुम यहाँ पर हमारे पर अपने एरोस को क्यों सीधा कर रहे हो, हम तो यहाँ पर इंसाफ लेने के लिए आए हैं। हम सभी सोल्जर्स ने यूजू कंट्री के लिए बहुत सारे लोगों की जान ली है, हमने अपनी कंट्री को सेफ रखा, हमने सालों तक अपनी कंट्री की खिदमत की है, लेकिन तुम सभी लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हो, बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो सारे सोल्जर चिल्लाकर उनसे कह रहे होते हमें इंसाफ चाहिए, तुम सभी लोग हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे, हमें इंसाफ चाहिए। मेंग चोंग उनसे कहता है जस्टिस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ है, जिसके पास पावर है उसी के पास जस्टिस करने का हक है, फिर जस्टिस लेने का हक है, इसी वजह से सभी के पास ये हक नहीं है। लेफ्टिनेंट भी उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और अपने सोल्जर से कहते हैं ब्रदर्स मुझे लगता है कि ये हमारी आखिरी बैटल होने वाली है, अगर तुम सभी लोग वापस जाना चाहते हो तो वापस जा सकते हो, लेकिन अगर तुम सभी लोग यहाँ पर रुकोगे तो हमें इंपीरियल फैमिली का गद्दार माना जाएगा। मेंग चोंग अंदर से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे ये लोग यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के बारे में सोचेंगे और हमारे पर अटैक करेंगे, इसी वक्त मैं इन सभी को गद्दार घोषित करके इन सभी के ऊपर अटैक करवा के इन सभी को मरवा दूंगा। तो लेफ्टिनेंट जैसे वहाँ पर उन सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देने लगते हैं, लिन फेंग वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे कहता है यहीं पर रुक जाओ। तो सभी लोग जल्दी से पीछे की तरफ देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन आया है। लिन फेंग उनसे कहता है ये मैं हूँ, तुम सभी को अटैक करने की जरूरत नहीं है। तो वो सभी सोल्जर्स लिन फेंग को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, स्पेशली लेफ्टिनेंट। वो सारे सोल्जर से कहती है ये तो हमारा लिन फेंग है, जल्दी से रुक जाओ, और साथ ही वो अंदर से सोच रहे होते हैं हालांकि
हालांकि मैं यहाँ पर मौत से नहीं डरता और मैं पूरी तैयारी करके आया था, लेकिन मुझे ये बात भी जिस तरह से पता है कि अगर हमने यहाँ पर इंपीरियल सिटी के गेट के हाथ भी लगाया या फिर इनके ऊपर अटैक करने की शुरुआत की तो ये हम सभी को मार डालेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो कि मेरे साथ ही मारे जाएंगे। हम सभी लोग इंपीरियल फैमिली के खिलाफ खड़े तो नहीं हो सकते। जबकि लिन फेंग यहाँ पर है तो मुझे लगता है कि हम लोग सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ लिन फेंग इस सिचुएशन को चेंज करने के काबिल है। मेंग चोंग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि लिन फेंग अभी तक जिंदा है। लिन फेंग लेफ्टिनेंट रेन से कहता है, लेफ्टिनेंट रेन यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं करेगा। लेफ्टिनेंट रेन उसे कहते हैं, लिन फेंग तुम्हें जल्दी से इंपीरियल सिटी के अंदर जाना होगा। हमारे जनरल ल्यू कैंग के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। आज उनकी पब्लिक एग्जीक्यूशन होने वाली है, उन्हें सजाए मौत दी जा रही है। लिन फेंग आगे बढ़ता है और उन सोल्जर से कहता है, लिन फेंग यहाँ पर वापस आ रहा है इंपीरियल सिटी में एक बहुत ही जरूरी काम से, इसलिए जल्दी से मेरे लिए दरवाजों को खोल दो। तो वो सभी सोल्जर सब सुनते हैं कि ये वही लिन फेंग है जिसने मोजू कंट्री को वापस हटने पर मजबूर किया था। वार के दौरान इसी लड़के का प्लान था डॉनरेन सिटी को अंदर से आग लगा दी जाए और बहुत सारे सोल्जर्स को इसने मार डाला। क्या हमें यहाँ पर इसके लिए दरवाजों को खोल देना चाहिए क्योंकि हमें कोई भी ऑर्डर्स नहीं मिले। मेंग चोंग सिचुएशन को चेंज करने के लिए अपने सोल्जर से कहता है, लिन फेंग को मोजू कंट्री वालों ने किडनैप कर लिया था। अब जबकि ये वहाँ से जिंदा बचकर वापस आया है तो मुझे लगता है कि अब ये उनका साथी बन चुका है और उनकी तरफ से हमारे यहाँ पर रिबेलियन करने के लिए आया है। इस वजह से ये भी एक गद्दार है। हम लोग इसे इंपीरियल सिटी के अंदर जाने नहीं दे सकते और ऊपर से यहाँ पर और बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो यहाँ पर जनरल ल्यू कैंग को बचाने के लिए आए हैं। अगर हमने इन्हें इंपीरियल सिटी के अंदर जाने दिया तो ये वहाँ पर केओस मचाएंगे। इसी वजह से इन सभी को यहीं पर मारना होगा। ये सभी लोग गद्दार हैं तो इन सभी को यहीं पर मार डालो। फेंग के साथ प्रिंसेस होती है। प्रिंसेस आगे बढ़ती है और उसे कहती है, तुम में से किस में इतनी हिम्मत है कि हमारे पर अटैक कर सके। वो सभी सोल्जर्स जैसे वहाँ पर प्रिंसेस को देखते हैं वो काफी हैरान होते हैं। मेंग किंग भी कहता है तो डॉन जिंजी है, लेकिन अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है क्योंकि लास्ट टाइम मुझे इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट थी क्योंकि मैं भी इससे शादी करना चाहता था। बैंक्वेट पार्टी में लिन फेंग ने मेरे पर अटैक करके मेरी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया था। अब मैं एक बेकार इंसान हूँ। मैं प्रिंसेस से शादी नहीं कर सकता और ना ही कोई मेरी शादी होने देगा। मुझे नहीं लगता कि अब प्रिंसेस को यहाँ पर जिंदा रहने का हक है। साथ ही अपने सोल्जर से कहता है, ठीक है सभी को मार डालो। वो यहाँ पर प्रिंसेस की भी परवाह नहीं कर रहा। जबकि उसके फादर पीछे से चिल्लाकर उसे कहते हैं, बेवकूफ लड़के ये तुम क्या कर रहे हो, वहाँ पर नीचे प्रिंसेस है, क्या तुम प्रिंसेस को भी मारना चाहते हो। साथ ही उसका फादर सोच रहा होता, हालांकि मैं भी प्रिंसेस डॉन जिंजी को मरवाना चाहता हूँ और साथ साथ में लिन फेंग को भी। लेकिन इस वक्त सभी सोल्जर्स यहाँ पर मौजूद है और सभी सोल्जर्स के सामने हम लोग प्रिंसेस के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते। प्रिंसेस यहाँ पर सेफली वापस आ चुकी है। हमारा प्लान तो प्रिंसेस जिंजी को वार के दौरान मरवाने का था। वो हम लोग यहाँ पर इंपीरियल सिटी के गेट के सामने तो प्रिंसेस को नहीं मार सकते। लिन फेंग और उसकी आर्मी के ऊपर से तीर शूट हो जाते हैं। लिन फेंग अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपने पॉइजन को रिलीज करता है और उन सारे तीरों को वहीं पर मेल्ट कर देता है। फिर साथ ही लिन फेंग वहीं पर खड़े खड़े अपनी उंगली को घुमाता है और सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है तो दीवार के ऊपर जो सोल्जर्स होते हैं उनमें से काफी सारे सोल्जर्स को लिन फेंग मार देता है। साथ ही हमारा लिन फेंग जल्दी से जंप करता हुआ दीवार के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है मेंग चोंग के सामने और उनसे कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे रास्ते से हट जाओ। जबकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है तो फिर तुम सभी को भी मरना होगा। उसी वक्त एक सोल्जर जल्दी से जंप करते हुए साइड की तरफ से लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हमारा लिन फेंग अपने हाथ को सामने करता है, अपने वेनम को रिलीज करते हुए उसकी पूरी बॉडी को वहाँ पर मेल्ट कर देता है। मेंग चोंग और उसका फादर पीछे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लिन फेंग आगे बढ़ता है, मेंग चोंग को उसके गले से पकड़ता है और उसको ऊपर उठा लेता है। जबकि मेंग चोंग के फादर मेंगू चिल्लाकर उसे कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो लिन फेंग, तुम्हें मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की। साथ ही लिन फेंग अपने सोल्जर से कहता है, सोल्जर जल्दी से अपने एरोस को रेडी करो। वो सभी लोग लिन फेंग के ऑर्डर्स को मानते हुए अपने एरोस को रेडी करते हैं। हमारा लिन फेंग दीवार के ऊपर खड़े होकर अपने हाथ को नीचे की तरफ करता है और मेंग चोंग से कहता है, मेंग चोंग तुमने जहाँ पर प्रिंसेस के होते हुए प्रिंसेस को मरवाने के ऑर्डर्स दिए हैं, मतलब यह कि तुम रॉयल फैमिली के खिलाफ जा रहे हो और रॉयल फैमिली के खिलाफ जाना एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर सजाए मौत दी जाती है। और लिन फेंग उसका गला छोड़ देता है क्योंकि उसने उसको दीवार से नीचे पकड़ा होता है। इसी वजह से मेंग चोंग ऊपर से नीचे गिर जाता है। मेंग चोंग जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है उसी वक्त चीजी सोल्जर उसके ऊपर एरोज चलाते हैं और वो सारे एरोज मेंग चोंग की बॉडी के अंदर आकर लगते हैं। तो वहीं पर सिटी गेट के साथ ही चिपक जाता है। लिन फेंग ने यहाँ पर मेंग चोंग को मार दिया है। मेंग चोंग के मरने के बाद उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और चिल्लाकर लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग ये तुमने क्या किया, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। लिन फेंग उसके बेटे के मरने के बाद से कहता है, कमांडर मैंगी मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए दरवाजे को खोल दो क्योंकि प्रिंसेस मेरे साथ है। मैं और प्रिंसेस हम लोग जल्दी में और हमें जल्दी से वापस जाना है। मैंगो से कहते हैं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए दरवाजे ओपन कर दूं। तुमने यहाँ पर आकर बेटे को मार डाला, हमारे सोल्जर्स को मार डाला, इंपीरियल सिटी के ऊपर अटैक किया और अपने साथ रिबेलियन सोल्जर्स को लेकर आए हो। ऊपर से तुम अपने सीनियर की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। मैंग इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है, ये मैंगो इसका बेटा अब ये भी मरा है लेकिन फिर भी ये एक जनरल की तरह सोच रहा है। ये अपने आप को शांत रखने में इतना ज्यादा कामयाब है कि इसने जहाँ पर सब कुछ सोच लिया कि मैंने यहाँ पर कौन कौन सी गलतियाँ की हैं। लिन फेंग उसे कहता
कहता है, ऑफिसर ये बात तो आपको भी पता है कि आपके बेटे ने यहाँ पर क्या किया है। आपके बेटे ने जिसको मारने की कोशिश की है, उसने ऑर्डर दिया कि सभी को मार दिया जाए, जबकि उसे पता था प्रिंसेस भी वहाँ पर नीचे है। उसने एक कैपिटल ऑफेंस किया, इसी वजह से सजाए मौत दी गई है और सभी लोगों को लगता है कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल ठीक काम किया है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक और बार ये बात कहूंगा, मैं और प्रिंसेस हम दोनों को कैपिटल सिटी के अंदर एक बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए वजह से हम लोग जल्दी में है। जल्दी से हमारे लिए दरवाजे ओपन कर दो और हमें इंपीरियल सिटी के अंदर जाने दो। तो मैंगो से कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे उस इम्पोर्टेंट काम के बारे में मुझे नहीं पता? मुझे पता है कि तुम लोग जनरल लियू कैंग को बचाने के लिए जाना चाहते हो, ऐसा तो सोचना भी मत। लिन फेंग काफी गुस्सा हो जाता है और वहीं पर अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है। गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने यहाँ पर तुमसे क्या कहा? मैंगो से कहते हैं, तुम करने की क्या सोच रहे हो? क्या तुम एक ऑफिसर के ऊपर अटैक करोगे? लिन फेंग अपने हाथ को घुमाते हुए उसके ऊपर स्लैश लगाता है तो जनरल मैंगो जल्दी से पीछे की तरफ हटते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम तो वाकई मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। लिन फेंग उसे कहता है, तुम्हारे बेटे ने प्रिंसेस को मारने की कोशिश की और प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मुझे तुम्हारे बेटे को मारना पड़ा। तुम्हारे बेटे को मारने की वजह से, तुम क्योंकि उसके बाप हो, इसी वजह से तुमने मेरे खिलाफ पर्सनल दुश्मनी पाल ली है। इसी वजह से अब तुम मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि प्रिंसेस मेरे साथ है। तुम भी यहाँ पर वही काम कर रहे हो जो तुम्हारे बेटे ने किया है। अगर तुम मुझे और प्रिंसेस को अंदर आने नहीं दोगे तो ये भी एक कैपिटल ऑफेंस होगा। इंपीरियल फैमिली के खिलाफ जाने का मतलब है तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। तुम्हारा लिन फेंग आगे बढ़ता है और मैंग चाओ के फादर को उसके मुंह से पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है उस सब का तुम्हें भुगतान तो भुगतना पड़ेगा और ये सब कुछ तुम्हारी अपनी ही वजह से हो रहा है। तो लिन फेंग उसको भी पकड़ने के बाद अपनी मास्टर स्पिरिट के साथ पर अटैक करता है और साथ ही उसे दीवार से उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है जहाँ पर उसके बेटे को फेंका था। उसी वक्त सोल्जर उसके ऊपर भी तीर चलाते हैं और उन दोनों बाप बेटा की लाशें वहीं पर मेन गेट के ऊपर ही टांग दी जाती है और उसके बाद बाकी के सोल्जर्स दरवाजे को खोल देते हैं। लिन फेंग अपने सोल्जर से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग प्रिंसेस को सेफली अंदर लेकर जाओ इंपीरियल सिटी तक, मैं भी अंदर तुम्हें मिलता हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमें इंपीरियल सिटी के बाहर मेन चौक का दिखाया जाता है जहाँ पर लियू कैंग की पब्लिक एग्जीक्यूशन होने वाली है। वहाँ पर बहुत सारे लोग ये सब कुछ देखने के लिए आए होते हैं। तो सभी लोग वहाँ पर जनरल लियू कैंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये तो वाकई में जनरल लियू कैंग है। हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि जनरल लियू कैंग ऐसा करेंगे। जनरल लियू कैंग एक गद्दार सोल्जर निकले, इन्होंने अपने हजारों लाखों सोल्जर्स को मरवा दिया। हाँ, ये सब कुछ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने तो इन्हें समझा था कि ये एक डिवाइन एरो एक बहुत बड़े हीरो हैं। फीफी और कमांडर ची भी यहीं पर खड़े होते हैं। फीफी भी काफी ज्यादा उदास होती है और कहती है, मेरे फादर ने जूजू कंट्री के लिए अपनी पूरी जवानी को सैक्रिफाइस कर दिया, अपने यूनाई सेक्टर को छोड़कर यहाँ पर आकर स्नो मून कंट्री की आर्मी को संभालते रहे और यहाँ पर स्नो मून कंट्री के डॉनरेन बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते रहे। लेकिन आखिर पर उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें तो यहाँ पर इज्जत और टाइटल्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर सजाए मौत दी जा रही है। कमांडर चीफ फीफी से कहते हैं, फीफी बेटा इस बात को हमेशा याद रखना, तुम्हारे फादर तुम्हें हमेशा सेफ रखना चाहते थे। तुम्हें सेफ रहना है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने फादर की मौत का बदला ले पाओगी। कमांडर चीफ फीफी से कहते हैं, अपने फादर को इस बात पर पूरा भरोसा था कि लिन फेंग तुम्हारा ख्याल रख सकता है, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें लिन फेंग के हवाले किया था। लोग यहाँ से जाने के बाद मोजू कंट्री में जाएंगे और लिन फेंग को ढूंढेंगे। मुझे लगता है कि लिन फेंग अभी तक जिंदा होगा। फीफी भी रोना शुरू कर देती है और सोच रही होती है, लिन फेंग तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। स्लैंग चिल्लाकर सोल्जर से कहते हैं, टाइम हो चुका है, चलो जल्दी से तैयारी कंप्लीट करो और जनरल लियू कैंग की फांसी को कंप्लीट किया जाए। वहाँ पर जनरल लियू कैंग को चेन्स के साथ बांधा क्या होता है और उन चेन्स के साथ ही सोल्जर्स अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं। तो जनरल लियू कैंग की बॉडी उनकी मास्टर स्पिरिट के साथ कवर हो जाती है और जनरल लियू कैंग वहाँ पर एक जोरदार चीख मारते हैं। वो अपनी एनर्जी के साथ वहाँ पर जनरल लियू कैंग को कवर करने के बाद अपने सोल्जर से कहते हैं, जल्दी से जल्दी अपनी बो एरोस को रेडी करो और इनके ऊपर तीर चलाओ। फीफी और कमांडर चीफ बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, जबकि उसी वक्त उन्हें घोड़ों के आने की आवाज आती है। प्रिंस लैंग चिल्लाकर कहते हैं, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कौन यहाँ पर आ रहा है? कमांडर ची कहते हैं, ये तो मेरी चीजी कैवलरी है, लेकिन ये सोल्जर्स यहाँ पर अंदर कैसे आए? वी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अंकल जी यहाँ पर आपकी आर्मी आ चुकी है, अब यहाँ पर क्या होगा? क्या ये लोग इनको बचा लेंगे? सभी लोग जो कि देख रहे होते हैं वो कहते हैं, ये तो लिन फेंग है, इस लड़के के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये लड़का मोजू कंट्री से जिंदा वापस बचकर आ गया और ये इंपीरियल सिटी में वापस आ गया है, वो भी चीजी सोल्जर्स के साथ। फीफी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, लिन फेंग तो फाइनली तुम वापस आ ही गए। प्रिंस लैंग भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि ये कमीना फिर से जिंदा बचकर वापस आ गया है। ऊपर से इंपीरियल सिटी के जो गार्ड्स थे वो सब कहाँ पर है? उन्होंने इस लड़के को अंदर कैसे आने दिया? इस लैंग उसको वहाँ पर देखने के बाद भी कहते हैं, जल्दी से अपने एरोस को रेडी करो, लियू कैंग के मरने का वक्त हो चुका है, इसको मार डालो। उसी वक्त कमांडर ची भी चिल्लाकर उसे कहते हैं, टियान लैंग बस यहीं पर रुक जाओ, तुम इसको नहीं मार सकते। और कमांडर ची जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन सारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर वो जितने सोल्जर्स होते हैं जो कि कमांडर
कमांडर लियू कैंग के ऊपर अटैक करने वाले थे उन सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। प्रिंस लैंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो कमांडर ची है और इसने यहाँ पर सोल्जर्स को मारकर गद्दारी की है, इसको भी मार डालो, जल्दी से इसको पकड़ लो। उसी वक्त वो अपने पीछे से कुछ सोल्जर्स को निकालता है और उनसे कहता है जनरल लियू कैंग के ऊपर पीछे से अटैक करो, और वो सभी लोग जनरल लियू कैंग के पीछे वाली साइड से उसके ऊपर तीर चला देते हैं कि हमारे कमांडर ची जल्दी से जंप करते हुए लियू कैंग के पीछे वाली साइड पर जाकर खड़े हो जाते हैं और वो सारे के सारे तीर कमांडर ची की बॉडी के अंदर लगते हैं और कमांडर ची बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। लियू कैंग चिल्लाकर उसे कहते हैं कमांडर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकलो। फिफी बेचारी भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसके कमांडर ची यानी कि उसके अंकल जीव यहाँ पर मरने वाले हैं। प्रिंस लैंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला लियू कैंग, तुम भी अपने इस कमांडर जी के साथ ही मरोगे। इसी वक्त उसे एक जबरदस्त झटका लगता है। प्रिंस लैंग को महसूस होता है हार्ट जहाँ पर बर्फ में जम चुका है क्योंकि मैंकिंग वहाँ पर अपनी फ्रोजन हार्ट टेक्निक को यूज करती है। प्रिंस लैंग जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है। लिन फेंग, मैंकिंग और उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट रेन भी होते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर फाइट में इंटर हो चुके हैं। प्रिंस लैंग सोल्जर से कहती है ये लोग लियू कैंग को बचाकर ले जाना चाहते हैं, इन सभी को यहीं पर रोको, जो भी आगे बढ़े उसको मार डालना। तो वहाँ पर पीछे जितने सोल्जर्स खड़े होते हैं जिन्होंने एरोस को चलाया होता है, लिन फेंग उन सभी के ऊपर स्ट्राइक लगाते हुए उन सभी को मार देता है, जबकि दूसरी तरफ अंडर रेन होते हैं वो उन सारे सोल्जर्स को मारते हैं जिन्होंने अपने हाथ में चेन्स पकड़ी होती है। तो उन सभी चेन्स वालों के मरने के बाद जनरल लियू कैंग नीचे उतर आते हैं और अपने साथ साथ कमांडर ची को भी नीचे ले आते हैं। वो उसे कहते हैं ची क्या तुम ठीक हो, कि कमांडर ची के मुंह से ब्लड निकल रहा था और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। कमांडर जू ची उसे कहते हैं जनरल लियू कैंग तुम्हें पता है कि मैं अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूँ तुम्हें बचाने के लिए। कमांडर ची यहाँ पर मर जाते हैं। तो कमांडर ची के मरने के बाद प्रिंसेस वहाँ पर निकलती हैं और उन सभी को उसके सामने अपना सर झुकाना पड़ता है क्योंकि वो प्रिंसेस है। लेकिन प्रिंस लैंग के साथ जितने सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग सीधे खड़े होते हैं। प्रिंस लैंग उन सभी से कहता है तुम सभी लोग खड़े क्यों हो, जल्दी से प्रिंसेस के सामने अपने घुटने टेको, और वो सभी के सभी प्रिंसेस के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। प्रिंस लैंग भी उसे कहता है प्रिंसेस ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे स्नो मून कंट्री की प्रिंसेस वापस आ गई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, हम यहाँ पर आपको रिसीव कर रहे हैं। प्रिंसेस उसे कहती है ये सब कुछ लिन फेंग की वजह से हुआ है, लिन फेंग ने यहाँ पर मेरी जान बचाई है, वो मुझे मोजू कंट्री से जिंदा वापस लेकर आया है। प्रिंस लैंग कहते हैं तो इसका मतलब लिन फेंग स्नो मून कंट्री का एक हीरो है, ये वाकई में एक यंग हीरो है, लेकिन इसने अभी यहाँ पर बहुत सारे क्राइम्स किए हैं, को हीरो होने का इनाम तो दिया जाएगा लेकिन इसके साथ साथ इसने जो क्राइम्स किए हैं उसकी सजा भी इसे दी जाएगी। ये अपनी आर्मी को लेकर इंपीरियल सिटी के अंदर चला आया, इंपीरियल सिटी के अंदर कोई भी अपनी आर्मी को लेकर नहीं आ सकता। लिन फेंग उसे कहता है प्रिंस लैंग तुम तो अभी भी यहाँ पर मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के बहाने ढूंढ रहे हो, तुम्हें तो बस कोई वजह चाहिए मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की। प्रिंस लैंग उसे कहती है अगर तुमने कोई अच्छा काम किया है तो मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, तुमने प्रिंसेस को बचाया, मैंने तुम्हारी तारीफ की, तुम्हें एक हीरो कहा, लेकिन तुम यहाँ पर रिबेलियन कर रहे हो, इसी वजह से मैं तुम्हें बुरा कह रहा हूँ और तुम्हारे बुरे कामों को मैं बुरा ही कहूंगा। लिन फेंग उसे कहता है प्रिंस लैंग मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे को देखे हुए ज्यादा अरसा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम के मुकाबले में तुम पहले से भी ज्यादा बड़े कमीने बन चुके हो, हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम पहले से ज्यादा बुरे होते हो। उसी वक्त उन्हें साइड से कुछ और गार्ड्स के आने की आवाज आती है। प्रिंस लैंग कहते हैं लगता है कि इंपीरियल गार्ड्स आ रहे हैं। अब ये लड़का चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इंपीरियल गार्ड्स के यहाँ पर होते हुए ये अपनी चीजी आर्मी के साथ यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। सेकंड प्रिंस और उनके साथ काफी सारे रॉयल गार्ड्स होते हैं, वो सभी लोग वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। लिन फेंग भी उसकी तरफ देखता है तो वहाँ पर जो रॉयल गार्ड्स का कैप्टन होता है उसका नाम मेंग हान होता है। मेंग हान कमांडर मेंग हू का भाई है जिसको लिन फेंग ने मार दिया है। तो कमांडर मेंग हान वहाँ पर आते ही लिन फेंग से कहते हैं कि दरवाजे के ऊपर मेंग हू और मेंग चोंग उन दोनों को तुमने मारा है। लिन फेंग उसे कहता है हाँ उन दोनों को मैंने मारा है। प्रिंस लैंग भी सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है तो बाकी में लिन फेंग ने हमारे 2 ऑफिसर्स को मार डाला, ये तो काफी ज्यादा बोल्ड हो गया है। प्रिंस लैंग यहाँ पर हमारे लिन फेंग के ऊपर इल्जाम लगाना स्टार्ट करते हैं और उसे कहते हैं तुमने प्रिंसेस को बचाया, ये तुम्हारी मिलिट्री अचीवमेंट है, लेकिन उसके बाद तुम अपनी आर्मी को लेकर लियू कैंग को बचाने के लिए यहाँ पर हमारे इंपीरियल सिटी के अंदर चले आए और इंपीरियल सिटी को गार्ड करने के लिए जो 2 ऑफिसर गेट के ऊपर खड़े थे तुमने उन दोनों को मार डाला। हमारे क्राइम्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसी वजह से तुम्हारी सजा भी बड़ी होनी चाहिए, तुम्हें यहाँ पर सजाए मौत दी जाएगी। और साथ ही वो सेकंड प्रिंस से कहता है योर हाइनेस प्लीज इसको सजा दें, आप इसको क्या सजा देंगे। सेकंड प्रिंस लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग प्रिंस टियान यहाँ पर तुम्हें सजा देना चाहते हैं, क्या तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहोगे, क्या तुम्हें इस बारे में कोई सफाई देनी है। तो लिन फेंग यहाँ पर उनको सारी बात बताता है, उनसे कहता है कि वार के दौरान प्रिंस लैंग मुझे मरवाना चाहते थे, ये मुझे मारना चाहते थे, इसी वजह से इन्होंने वहाँ पर दोनों आर्मीज के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट की जिसकी वजह से दोनों आर्मीज बहुत ज्यादा वीक हो गई और उसके बाद मोशू कंट्री वालों को अटैक करने का मौका मिल गया। मोशू कंट्री ने अटैक किया और हमारे हजारों लाखों सोल्जर्स मारे गए। इतने सारे सोल्जर्स नहीं मरते अगर
प्रिंस लैंग वहाँ पर मुझे मारने के लिए साजिश नहीं करते, इन्होंने मुझे मारने के लिए वहाँ पर इतने सारे सोल्जर्स को बलि चढ़ा दिया और ऊपर से अब यहाँ पर ये मेरे ऊपर बहुत सारे क्राइम्स डाल रहे हैं, ये फिर से मुझे यहाँ पर सजाए मौत दिलवाना चाहते हैं। तो मुझे ये सब कुछ जानकर जरा भी हैरत नहीं हुई, मुझे लगता है कि ये सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा कमीना इंसान है। तो वहाँ पर जितने भी सुनने वाले होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में वहाँ पर वार के दौरान ये सब कुछ हुआ था? क्या प्रिंस लैंग ने वहाँ पर लिन फेंग को मारने के लिए सारी केओस क्रिएट की थी, दोनों आर्मीज के दरमियान में फाइट करवा दी जहाँ पर सिविल वार छिड़ गई जिसकी वजह से मोजू कंट्री वालों ने इनके ऊपर अटैक किया। तो प्रिंस लैंग चिल्लाकर सेकंड प्रिंस से कहते हैं सेकंड प्रिंस ये लड़का यहाँ पर झूठ बोल रहा है, ये तो बस यहाँ पर इस तरह की बकवास कर रहा है, योर हाइनेस आपको इसकी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है, इसके ऊपर भरोसा नहीं करें, इसे बस सजा दें। लिन फेंग प्रिंस लैंग से कहता है कि तुम मुझे एक ट्रेटर कह रही हो, तुम मुझे गद्दार कह रही हो, जबकि तुमने यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तुम मुझे गद्दार किस हिसाब से कह रहे हो, मुझे ये तो बताओ कि मैंने ऐसा किया क्या है। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं चलो ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे क्राइम्स के बारे में बताता हूँ। तुम एक तो इंपीरियल सिटी के अंदर अपनी चीजी आर्मी को लेकर आ गए हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इंपीरियल सिटी के अंदर कोई भी बाहर की आर्मी नहीं आ सकती, और दूसरी बात तुमने वहाँ पर जो ऑफिसर्स थे मैंगू और मैंगचोंग उन दोनों को तुमने मार दिया, उन दोनों को मारने के बाद तुम यहाँ पर चले आए हो जनरल ल्यू कैंग को बचाने के लिए, और जहाँ पर जनरल ल्यू कैंग को फांसी दी जा रही थी और तुमने इसमें भी बाधा डाली और जहाँ पर तुमने हमारे काफी सारे सोल्जर्स को मार दिया। अभी तुम्हें लगता है कि तुमने यहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं किया, ये सारे क्राइम मैंने तुम्हारे सामने रख दिए हैं। फेंग चिल्लाकर उसे कहता अपना गंदे मुंह को बंद करो, अपनी बकवास बंद रखो। क्या तुम्हें पता भी है कि ये सारे के सारे सोल्जर्स बाहर वाले सोल्जर्स नहीं है, हमारे सोल्जर्स चीजी आर्मी के सोल्जर्स ने पिछले कई सालों से स्नो मून कंट्री की रक्षा की है। वहाँ पर मोजू कंट्री के सोल्जर्स ने अटैक किया था और डार्नरैन सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया था। उस वक्त जब मेरा प्लान था हमने वहाँ पर आग लगाई और हजारों सोल्जर्स को मार डाला, इसकी वजह से वो सारे के सारे सोल्जर्स वापस जाने पर मजबूर हो गए, हमने उन्हें मोजू कंट्री में वापस भेज दिया। जबकि तुमने वहाँ पर क्या किया? तुमसे पूछता हूँ तुम उस वक्त कहाँ पर थे? तुम तो उससे पहले वहाँ से भाग चुके थे। जब मोजू कंट्री के सोल्जर्स ने हमारे पर अटैक किया था तब तुम डर कर वहाँ से रिपोर्ट करने के बहाने से भाग आए थे, बिल्कुल एक छोटे डरपोक कुत्ते की तरह। तुम अपने मालिक को वापस आकर बताने के लिए आए थे कि तुम्हारे ऊपर मोजू कंट्री ने अटैक कर दिया, जबकि हमारे जनरल ल्यू कैंग और हमारे सोल्जर्स वहाँ पर मोजू कंट्री के हाथों से मर रहे थे। तो अब तुम मुझे यहाँ पर एक गद्दार कह रहे हो, जबकि गद्दार तो तुम हुए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा स्टेटस है कि तुम मुझे यहाँ पर एक गद्दार कह सकते हो? तुम्हारे पास कोई भी स्टेटस नहीं है कि तुम मुझे गद्दार कहो और मैं गद्दार बन जाऊं। इस लैंग्वेज की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि मैंग हान सेकंड प्रिंस भी उसकी बातें सुन रहे होते हैं और वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सारे भी ये बातें सुनकर खामोश हो जाते हैं। प्रिंस लैंग फिर से चिल्लाकर उसे कहती है तो क्या तुम्हें ये बात नॉर्मल लगती है? इंपीरियल सिटी के अंदर बिना परमिशन के तुम अपनी चीजी आर्मी को लेकर चले आए, तुमने गेट के ऊपर खड़े हमारे दोनों ऑफिसर्स को मार डाला। अब भी अगर तुम अपने आप को गद्दार नहीं समझते तो फिर बताओ कि मैं तुम्हें और क्या कहूँ? इतनी एक्सप्लेनेशन काफी नहीं है। तो लिन फेंग उसे यहाँ पर बताता है कि मैंने मैंगचोंग को क्यों मारा। लिन फेंग उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम्हें मुझे बताना। मैं प्रिंसेस को अपने साथ लेकर यहाँ पर वापस आया, मैं इंपीरियल गेट के ऊपर खड़ा हुआ, मैंने मैंगचोंग से कहा कि प्रिंसेस मेरे साथ है और हम दोनों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले के लिए अंदर जाकर बात करनी है, जल्दी से दरवाजे को खोल दो। लेकिन मैंगचोंग ने दरवाजा खोलने की बजाय क्योंकि मुझे मारना चाहता था, पता नहीं उसे किसके ऑर्डर्स थे, उसने हमारे पर तीर बरसा दिए। प्रिंसेस के होते हुए उसने हमारे पर अटैक किया, तो प्रिंसेस को बचाने के लिए मुझे वहाँ पर एक्शन लेना पड़ा। अब मुझे ये बताओ कि मैंगचोंग ने हमारे पर अटैक क्यों किया? मैंगचोंग तो इस वक्त तुम्हारी कमांड में है क्योंकि सारी आर्मी तुम्हारी कमांड को फॉलो करती है, तो क्या तुमने उसे वहाँ पर ऑर्डर्स दिए थे प्रिंसेस को मारने के? प्रिंस लैंग उसे कहते हैं हाँ ये सारी आर्मी मेरे कंट्रोल में है, लेकिन मैंगचोंग ने वहाँ पर जो किया तो मैंने ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। तो लिन फेंग उसे कहता है तो फिर तुम यहाँ पर मेरे पर गद्दारी का इल्जाम कैसे लगा सकते हो जब मैं प्रिंसेस के साथ था और उन्होंने प्रिंसेस को भी साथ ही मारने की कोशिश की, लेकिन प्रिंस ने मुझे प्रिंसेस का पर्सनल गार्ड बनाया था, तो प्रिंसेस का पर्सनल गार्ड होने के नाते मुझे वहाँ पर सब कुछ करना पड़ा। मैंगचोंग को वहाँ पर मार डाला। तुम खुद ही ये बात क्लेम कर रही हो कि आर्मी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि तुम एक गद्दार हो। प्रिंस लैंग उसे कहती हैं चलो ठीक है ये बात तो मान ली कि तुमने मैंगचोंग को इसलिए मारा क्योंकि उसने वहाँ पर अटैक करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन तुमने उसके फादर मैंगहू को क्यों मार डाला? तो लिन फेंग उसे कहता है तो उसके फादर ने यहाँ पर अपने बेटे को डिफेंड करने के लिए वहाँ पर फिर से रोकने की कोशिश की, तो उसके बेटे ने वहाँ पर प्रिंसेस को भी मारने के ऑर्डर्स दिए थे, इसी वजह से मैंने उसके बेटे को वहाँ पर मार डाला। तो उसके बाद उसने मुझे और प्रिंसेस दोबारा हम दोनों को मारने की कोशिश की और हमें इंपीरियल सिटी के अंदर आने नहीं दिया। तो अब तुम ही बताओ कि मैं वहाँ पर क्या करता? अगर कोई प्रिंसेस को मारने की कोशिश करेगा तो मैं उसको भी मार डालूंगा, तो मैंने वहाँ पर ऑफिसर को भी मार डाला।
प्रिंस लैंग उसे कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक किया, उन दोनों को मार देना चाहिए था। जो भी हमारी रॉयल फैमिली यानी हमारी प्रिंसेस को मारने की कोशिश करेगा हमारी फैमिली का एक गद्दार है और उसे मारा जाएगा। लिन फेंग उसे कहता है अब जबकि तुमने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मुझे उन लोगों को मार देना चाहिए था, तो फिर मुझे बताओ कि मैं एक गद्दार कैसे हुआ। अपनी आर्मी को लेकर यहाँ पर इंपीरियल सिटी के अंदर चला आया, बाहर तुम्हारे लोगों ने मेरी प्रिंसेस के ऊपर अटैक किया, इसी वजह से मैं आर्मी को अपने साथ लेकर आया हूँ ताकि मुझे इंपीरियल सिटी के अंदर भी प्रिंसेस के ऊपर कोई अटैक न कर सके। तो प्रिंस लैंग उसे कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए तो नजरअंदाज कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम अपनी चीजी आर्मी को लेकर यहाँ पर आए। जब हम लोग यहाँ पर जनरल लियू कैंग को सजाए मौत देने वाले थे, तुमने यहाँ पर हमारे एलीट ट्रूप्स को मार डाला ताकि तुम जनरल को बचा सको। तो मुझे बताओ कि तुम अपने इस क्राइम को कैसे कवर करोगे। तुम्हारा लिन फेंग भी प्रिंस लैंग से काफी सारे सवाल पूछता है कि जंग के दौरान तुम्हारे लोगों ने मेरे पर अटैक क्यों किया था और तुम वहाँ पर मुझे क्राइम में फंसाना क्यों चाहते थे कि मैंने प्रिंसेस को किडनैप किया है। प्रिंस लैंग उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाता। लिन फेंग उसे कहता है यहाँ पर बार बार मेरे पर इल्जाम लगा रही है और मुझसे तुमने काफी सारे सवाल पूछे और मैंने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन तुमने अभी तक मेरे किसी भी सवाल को एक्सप्लेन नहीं किया, तुमने मुझे अभी कोई भी जवाब नहीं दिया, तुम्हारे पर भी बहुत सारे इल्जाम हैं। लिन फेंग उसे कहता है हम लोग यहाँ पर अपनी चीजी आर्मी को लेकर प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम अच्छे और बुरे में फर्क क्यों नहीं कर पा रहे? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम प्रिंसेस की रक्षा कर रहे हैं? तुमने ऐसा क्यों कहा कि हम लोगों ने यहाँ पर क्राइम्स किए हैं? तुम इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों हो? तुम यहाँ पर बार बार ये कोशिश क्यों कर रहे हो कि मुझे जल्दी से जल्दी सजाए मौत दे दी जाए, मुझे किसी न किसी तरह से मार दिया जाए? दूसरी बात, जैसे मैं यहाँ पर अपनी चीजी आर्मी को लेकर पहुंचा था, तुमने जनरल लियू कैंग की एग्जीक्यूशन को तेज क्यों कर दिया? तुमने उसी वक्त जनरल लियू कैंग को मारने का ऑर्डर दिया, तुम थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे? अब मैं और प्रिंसेस हम लोग जूजू कंट्री में वापस आ रहे थे, हानरेन बॉर्डर के करीब हमारे पर सोल्जर्स ने अटैक किया था और वो सारे के सारे सोल्जर्स तुम्हारी एलीट यूनिट से थे। उन सोल्जर्स ने हमारे पर अटैक क्यों किया? सभी को तुमने ऑर्डर दिया था कि मेरे साथ साथ प्रिंसेस को भी मार डालो। सुनने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लिन फेंग यहाँ पर प्रिंस लैंग के खिलाफ जा रहा है, तो क्या लिन फेंग ने यहाँ पर जितनी भी बातें की हैं क्या वो वाकई में सच है? प्रिंस लैंग ने ये सब कुछ किया है? प्रिंस लैंग उसे कहते हैं तुम्हारे इन इल्जाम के अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है, तुम तो बस यहाँ पर मेरी रेपुटेशन को खराब करना चाहते हो। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फेंग उसे कहता है चलो ठीक है, ये तुम्हारे पास हक है कि तुम चुप रह सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सभी लोगों के सामने ये बात जानना चाहता हूँ कि जनरल लियू कैंग ने कौन सा क्राइम किया है, उसके ऊपर कौन सा इल्जाम है जिसकी वजह से तुम उसे यहाँ पर सजाए मौत दे रहे हो। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं जनरल लियू कैंग ने वहाँ पर हमारे ट्रूप्स को पहले तो अंदर नहीं आने दिया, उसके बाद जब हमें अंदर आने दिया तो अपने ही दरमियान में सिविल वार छेड़ दी। जनरल लियू कैंग की वजह से दोनों आर्मीज के दरमियान में फाइट स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से मोजू कंट्री वालों को मौका मिल गया और वो यहाँ पर आकर उन्होंने हमारे हजारों लाखों सोल्जर्स को मार डाला। और उसके बाद जनरल लियू कैंग की नाकामी की वजह से सेकंड प्रिंसेस को वहाँ पर से किडनैप कर लिया गया। मोजू कंट्री के लोग सेकंड प्रिंसेस को किडनैप करके अपने कंट्री में ले गए। ये सारे के सारे इल्जाम जनरल लियू कैंग के ऊपर है, इसी वजह से उसे यहाँ पर सजाए मौत दी जा रही है। लिन फेंग उसे कहता है ये सारी की सारी बातें तो तुम कह रहे हो, तुम्हारे कहने के मुताबिक ये सब कुछ जनरल लियू कैंग ने किया है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ वहाँ पर तुमने किया है, जनरल लियू कैंग ने नहीं। लिन फेंग उसे कहता है सेकंड प्रिंस यहाँ पर मौजूद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकंड प्रिंस के यहाँ पर होते हुए तुम उनके सामने झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। बस ये बात सुनते ही प्रिंस लैंग वहीं पर इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेता है। पता नहीं राइटर ने इसको सीन को इस तरह क्यों दिखाया है। प्रिंस लैंग उसे कहता है हाँ ये सब कुछ मैंने किया था। लिन फेंग उसे कहता है तुम तो बहुत बड़े बेशर्म हो, तुमने यहाँ पर ये बात एक्सेप्ट भी कर लिया कि ये सब कुछ वहाँ पर तुम्हारी वजह से हुआ था। मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि जब प्रिंसेस को किडनैप किया गया तो वो कहाँ पर थी, वो कौन सी कैंप साइड में? तुमने कहा कि जनरल लियू कैंग की वजह से प्रिंसेस किडनैप हो गई, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि वो थी कहाँ पर? अब जबकि प्रिंसेस भी यहाँ पर मौजूद है तो उम्मीद करता हूँ कि तुम प्रिंसेस के सामने यहाँ पर झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलोगे कि प्रिंसेस कौन से टेंट्स में थी, कौन सी कैंप साइड पर थी। प्रिंस लैंग उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाता है। सेकंड प्रिंस उसे कहता है अंकल हम लोग यहाँ पर इंसाफ की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पर इसके सवाल का जवाब देना पड़ेगा, प्लीज इसके सवाल का जवाब दें। जब प्रिंसेस किडनैप हुई तो वो कौन सी कैंप साइड में थी? प्रिंस लैंग वहाँ पर उन सभी को जवाब देते हैं। वो उनसे कहते हैं जब प्रिंसेस किडनैप हुई तो वो मेरी कैंप साइड में थी। वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो इसने पहले कहा कि जनरल लियू कैंग ने प्रिंसेस को किडनैप होने दिया, जबकि ये इसकी अपनी आर्मी की गलती है। प्रिंसेस तो इसके अपने ही कैंप्स में थी और वहाँ से मोजू कंट्री के लोग आए और इसको किडनैप करके ले गए। लगता है कि प्रिंस लैंग यहाँ पर जनरल लियू कैंग के ऊपर झूठा इल्जाम डालकर उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल लियू कैंग ने सालों तक स्नो मून कंट्री की हिदमत की है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसी वजह से हम लोग भी काफी कंफ्यूज थे। तो लिन फेंग प्रिंस टियान से कहता है तो अब मुझे ये बताओ कि फैक्ट्स क्या कहते हैं? प्रिंसेस तुम्हारी कैंप साइड में थी तो तुम इस सब का इल्जाम लियू कैंग के ऊपर कैसे डाल सकते हो? और तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी, फिर भी तुम यहाँ पर अपने आप को सजाए मौत देने की बजाय जनरल लियू कैंग को सजाए मौत क्यों दे रहे हो? मैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम सभी लोग तुमसे इस सवाल के बारे में जानना चाहेंगे, क्या तुम इसको एक्सप्लेन करोगे? तो वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सभी लोग भी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हाँ हमें भी इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। प्रिंस लैंग जल्दी से
हमें एक्सप्लेन करो। प्रिंस लैंग सोच रहे होते हैं अगर प्रिंसेस और लिन फेंग दोनों वापस नहीं आते तो अब तक तो मैंने जनरल लिू कैंग को सजाए मौत दे दी होती, किस्सा यहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन अब क्या करूं, लिन फेंग को हर हाल में मारना पड़ेगा। प्रिंस लैंग जहाँ पर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं वो उनसे कहते हैं ये सब कुछ जनरल लिू कैंग की वजह से हुआ है, क्योंकि उनकी जो सिक्योरिटी थी वो इतनी ज्यादा टाइट नहीं थी। वहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सारी की सारी जनरल लिू कैंग पर थी। मोजू कंट्री के ट्रूप्स वहाँ पर कैसे आए, वो असैसिन्स वहाँ पर कैसे पहुंचे और प्रिंसेस को किडनैप करके कैसे लेकर चले गए, ये क्राइम है। इसी वजह से हम जनरल लिू कैंग को सजा दे रहे हैं। लिन फेंग उसे कहता है चलो ये बात भी मान लेते हैं, मेरे एक और सवाल का जवाब दो। मैं भी तो वहाँ पर प्रिंसेस के साथ था जब प्रिंसेस के ऊपर असैसिन्स ने अटैक किया उसको किडनैप करने के लिए। जैसे वो उसे कैंप से लेकर बाहर निकले मैं भी जल्दी से उसके पीछे बाहर निकला ताकि मैं किडनैपर्स को पकड़ सकूं। लेकिन तुम्हारी आर्मी और तुमने वहाँ पर मुझे रोक लिया, मुझे उनके पीछे नहीं जाने दिया। अगर तुम वहाँ पर मुझे रोक सकते हो तो तुम सभी लोग जल्दी से उन असैसिन्स के पीछे जाकर किडनैपर्स को पकड़ सकते थे और हमारी प्रिंसेस को वापस लेकर आ सकते थे। लेकिन तुम सभी लोगों ने वहाँ पर रुककर मेरे ऊपर इल्जाम लगाने स्टार्ट कर दिए कि मैंने प्रिंसेस को किडनैप होने दिया। तुम लोग मुझे सिर्फ मारना चाहते थे, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने वहाँ पर किडनैपर्स को क्यों नहीं देखा? ये सारे का सारा तुम्हारा अपना प्लान था प्रिंसेस को वहाँ पर किडनैप करवाने का। सुनने वाले और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या प्रिंस लैंग ने प्रिंसेस को वहाँ पर किडनैप किया था? प्रिंस लैंग उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होते हैं। लिन फेंग कहता है तुम खामोश हो तो इसका मतलब मुझे ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तुमने वहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे मारने के लिए प्रिंसेस को किडनैप करने का प्लान बनाया और इसी प्लान के बदले में वहाँ पर प्रिंसेस और मुझसे दोनों से निपटना चाहते थे, क्योंकि अगर मुझे मारने के लिए तुम्हें प्रिंसेस का सैक्रिफाइस भी देना पड़ता तो तुम वहाँ पर जरूर देते। उसी वक्त जनरल लिू कैंग भी मुझे बचाने के लिए वहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर आते तुम लोगों से कहा था कि तुम सभी लोग लिन फेंग के ऊपर इल्जाम लगाने की बजाय सबसे पहले उन किडनैपर्स को ढूंढो जो कि प्रिंसेस को उठाकर ले गए हैं। लेकिन तुम में से किसी ने भी उसकी बात को नहीं सुना। इसकी बजाय तुमने जनरल लिू कैंग के साथ ही फाइट मोल ली और वहाँ पर दोनों आर्मीज को अलग कर दिया, जिसकी वजह से जो कंट्री के सोल्जर्स को मौका मिल गया हमारे पर अटैक करने का। प्रिंस लैंग चिल्लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बकवास बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। लिन फेंग उसे कहता अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे ये बताओ कि ब्लैक गार्ड आर्मी के वो 4 लेफ्टिनेंट्स जिन्होंने मेरे पर अटैक किया था और उसके साथ साथ वो किडनैपर्स थे, तो प्रिंसेस को यहाँ से हमारी कैंप साइट से किडनैप करके लेकर गए थे। जब मैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए मोजू कंट्री के अंदर चला गया तो उन लोगों ने मरने से पहले मुझे बताया था वो लोग यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। प्रिंस लैंग के ऑर्डर्स हैं, प्रिंसेस को किडनैप करना है ताकि लिन फेंग को मारा जा सके। तो तुम वहाँ पर मोजू कंट्री के सोल्जर्स के साथ मिले हुए नहीं थे, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुमने जनरल लिू कैंग के साथ वहाँ पर फाइट क्यों मोल ली? तुम अपने सोल्जर्स को लेकर वहाँ से पीछे क्यों हटे? वहाँ पर तुम्हारी कैंप साइट से प्रिंसेस किडनैप क्यों हुई? मुझे तो लगता है कि ये सारे का सारा प्लान शुरुआत से ही तुम्हारा था, ये सारी की सारी बैटल ही प्लान बैटल थी। मोजू कंट्री का प्रिंस मोदी जब हमें 3 दिन की वार्निंग देकर गया था तो तुम्हारा काम बनता था जनरल लिू कैंग के साथ वहाँ पर डटे रहना, लेकिन तुम अपनी आर्मी को लेकर इंपीरियल सिटी में वापस आ गए, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा वीक हो गए, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स वहाँ पर मारे गए। तुम एक आर्मी के भगोड़े हो, तुम्हारे पर भी गद्दारी का इल्जाम लगना चाहिए। प्रिंस लैंग चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये बात करने की कि मैं दूसरे दुश्मन मुल्क के साथ मिला हुआ हूँ, उनकी आर्मी के साथ मिलकर मैंने अपने सोल्जर्स को मरवा दिया, मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने स्नो मून कंट्री की सेवा करने में लगा दी है। तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा कैसे रहने दे सकता हूँ? तुम्हें मरना होगा। लिन फेंग उसे कहता है मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ और तुम फिर से यहाँ पर मुझे मारने पर तुल आए हो। आखिर तुम हर बार मुझे मारने के ऊपर क्यों तुलाते हो? तुम्हें लगता है कि चीजी आर्मी के सोल्जर्स तुम्हें माफ करेंगे? तुमने यहाँ पर उनके जनरल लिू कैंग को मारने की कोशिश में कमांडर ची को मार डाला है और उनका कमांडर ची उनको बहुत ही अच्छे से प्यार करता था, इसी वजह से ये सारे सोल्जर्स अपने कमांडर ची के लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। साथ ही लिन फेंग अपनी तलवार निकालता है और अपनी आर्मी से कहता है चीजी सोल्जर्स मुझे ये बताओ क्या तुम प्रिंस लैंग को माफ कर सकते हो? तभी लोग चिल्लाकर कहते हैं नहीं हम इसको माफ नहीं करेंगे। लिन फेंग सेकंड प्रिंस से कहता है सेकंड प्रिंस आपने ये सब कुछ खुद अपनी आंखों से देख लिया है, मैंने यहाँ पर सिर्फ कुछ सवाल पूछे हैं, लेकिन प्रिंस लैंग तो यहाँ पर मुझे मारने पर तैयार हो चुके हैं, ऊपर से हमारे चीजी सोल्जर्स भी इसको माफ नहीं करेंगे। अब आप ही बताएंगे इसके साथ क्या करना है। मैं यहाँ पर प्रिंस लैंग को चैलेंज करना चाहूंगा, अगर हम दोनों फाइट के दौरान एक दूसरे को मार डालते हैं तो हमारे स्कोर सेटल हो जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि सेकंड प्रिंस ऑफिसर मैंग आप दोनों इस फाइट में इंटरव्यू ना करें, मैं और ये दोनों हम दोनों आपस में इस मसले को सुलझा लेते हैं। सेकंड प्रिंस उनसे कहते हैं जहाँ पर फिलहाल तो मैं इस बारे में अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि तुम में से सही कौन है और गलत कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रिंस लैंग तुम्हें मरवाना चाहते हैं, तो इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हो। तुम दोनों यहाँ पर अगर आपस में फाइट करना चाहते हो तो फाइट कर सकते हो, मैं तुम दोनों को फाइट करने से नहीं रोकूंगा कि मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ। प्रिंस लैंग तुम्हें मारने की बात करते हैं तो क्या वाकई में प्रिंस लैंग के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हें मार सके? प्रिंस लैंग भी सेकंड प्रिंस की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं, आखिर ये सेकंड प्रिंस चाहता क्या, इसे लगता क्या है? मैं प्रिंस लैंग यहाँ पर इस छोटे लड़के को नहीं मार सकता, अगर हम दोनों एक दूसरे
को चैलेंज करेंगे, मैं तो इसे यहाँ पर मार ही डालूंगा। लेकिन क्या लिन फेंग को मारने के बाद सेकंड प्रिंस मुझे ऐसे ही छोड़ देगा? प्रिंस लैंग यहाँ पर लिन फेंग के साथ फाइट भी नहीं करना चाहते और वो ऑफिसर मैंग से कहते हैं, ऑफिसर मैंग क्या तुम्हें भी ये सब कुछ मंजूर है? क्या तुम भी चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर फाइट करें? तो ऑफिसर मैंग जल्दी से जंप करते हुए प्रिंस लैंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं, डॉन्टियान लैंग ये हमारी इंपीरियल फैमिली का एक फैमिली मेंबर है, पर ये हमारी इंपीरियल आर्मी का एक सोल्जर भी है। इसी वजह से इंपीरियल गार्ड होने के नाते से मेरा फर्ज बनता है कि मैं इंपीरियल फैमिली के मेंबर्स की रक्षा करूं, इसलिए तुम इसके साथ फाइट नहीं कर सकते, मैं इसको कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो लिन फेंग भी वहाँ पर ऑफिसर मैंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तो ये ऑफिसर मैंग चोंग का अंकल है और उसके डैड का भाई है। लिन फेंग उसे वहाँ पर देखकर इसलिए हैरान होता है कि ये यहाँ पर प्रिंस लैंग को बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सेकंड प्रिंस ने तो ऑर्डर्स दे दिए हैं कि हम लोग यहाँ पर आपस में फाइट कर सकते हैं और फाइट में लाइफ एंड डेथ की फाइट होगी। इसके बावजूद ऑफिसर मैंग यहाँ पर प्रिंस लैंग को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों अपोजिट फैक्शन से हैं। तो सेकंड प्रिंस भी यहाँ पर कोई ना कोई चाल तो चल रहा है। वो हल्का सा मुस्कुराता और कहता है, ऑफिसर मैंग ने तो अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। फिर साथ ही वो अपनी इस बहन से पूछता है, प्रिंसेस मुझे ये बात बताओ, जो भी लिन फेंग ने यहाँ पर कहा क्या वो सब कुछ ठीक है? क्या जब तुम्हें किडनैप किया गया था क्या तुम उस वक्त प्रिंस लैंग की कैंप साइड में थी? प्रिंसेस अपने भाई को बताती है, हाँ ये बिल्कुल सच है, जिस दिन मुझे किडनैप किया गया था उस दिन मैं लिन फेंग के साथ उनके अंदर बैठी बातें कर रही थी। उसी वक्त हमारे पर कुछ असैसिन्स ने अटैक कर दिया। वो 4 लोग थे, वो लोग मुझे किडनैप करके वहाँ से ले गए। लोग मुझे मोजू बॉर्डर को पार करके मोजू कंट्री के अंदर ले गए और वहाँ पर उनके साथ 4 ब्लैक गार्ड आर्मी के लेफ्टिनेंट्स भी थे। उन्होंने वहाँ पर मरने से पहले ये सारी बात एक्सप्लेन की थी। प्रिंस लैंग ने उन्हें किडनैपिंग का ये ऑर्डर दिया था क्योंकि प्रिंस लैंग यहाँ पर लिन फेंग को मरवाना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने मुझे किडनैप करने का ऑर्डर दिया। चारों ब्लैक गार्ड लेफ्टिनेंट लिन फेंग को मार देते और उसके बाद वो असैसिन मुझे वहाँ से वापस लेकर आ जाते। सेकंड प्रिंस उसे कहता है, चलो ठीक है तुमने मुझे सब कुछ सच बता दिया, अब यहाँ पर मैं फैसला करने वाला हूँ। सेकंड प्रिंस प्रिंस लैंग से कहते हैं, चलो मैं इस बात को दोबारा से दोहराता हूँ, यहाँ पर प्रिंसेस को किडनैप किया गया, प्रिंसेस को किडनैप करके ले जाया गया। उसके बाद मोजू कंट्री के लोगों ने हमारे कंट्री के ऊपर अटैक किया और डॉनरेन सिटी के ऊपर स्टेशन के ऊपर कब्जा कर लिया। फिर जनरल लिू कैंग और लिन फेंग ने प्लान बनाया, वहाँ पर आग लगाई और बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया, जिसकी वजह से मोजू आर्मी वापस चली गई। प्रिंस लैंग क्या आपको इस बारे में कुछ कहना है? प्रिंस लैंग कहते हैं, नहीं मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। सेकंड प्रिंस कहते हैं, तो वहाँ पर बैटल में हजारों लाखों लोग मारे गए, उन सभी को वापस तो नहीं लाया जा सकता, उन सभी ने हमारे स्नो मून कंट्री को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया है, जबकि हमारी प्रिंसेस और लिन फेंग दोनों जिंदा बचकर वापस आ चुके हैं। मोजू कंट्री के सोल्जर्स भी वापस जा चुके हैं और हमारे पर दोबारा अटैक होने का खतरा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि जनरल लिू कैंग और हमारी आर्मी के दरमियान हो चुकी है, मुझे उन सभी को भी क्लियर करना है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सेकंड प्रिंस वहाँ पर उन सभी से कहता है, तो मैंने तुम सभी की बातें सुन ली है। सेकंड प्रिंस वहाँ पर फैसला सुनाने लगता है कि वहाँ पर आर्मी में जो कुछ हुआ उस सब की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, अब मरे हुए लोगों को वापस तो नहीं लाया जा सकता। लेकिन जनरल लिू कैंग के बारे में मुझे इतना पता चला है कि जनरल लिू कैंग ने वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। जनरल लिू कैंग ने अपनी सारी जिंदगी स्नो मून कंट्री के लिए वक्फ कर दी और यहाँ पर हमारी कंट्री को बहुत सारे खतरे से बचाया है। हर बार ये अपनी आर्मी को लेकर सिटी से दुश्मन को अंदर घुसने नहीं देते रहे, इसी वजह से ये एक बहुत ही ऑनरेबल सोल्जर है। सेकंड प्रिंस कहते हैं, तो जनरल लिू कैंग ने वहाँ पर फाइट के दौरान जो कुछ भी किया इस सब को मैं अपने फादर को जाकर रिपोर्ट करूंगा। इसके साथ साथ मैं जनरल लिू कैंग को यहाँ पर एक नया स्टेटस देना चाहता हूँ, मैं उन्हें एक इंपीरियल मिनिस्टर का ओहदा देना चाहूंगा। इसके साथ साथ वो अपने जनरल का ओहदा भी अपने पास रख सकते हैं। रही बात यहाँ पर कमांडर ची की, तो कमांडर ची ने जनरल लिू कैंग को बचाने के लिए अपनी जान दी है, तो उनके इस बहादुरी के एक्शन को देखते हुए उन्हें भी यहाँ पर एक टाइटल दिया जाएगा। वाकई में वो एक बहुत ही ज्यादा वफादार सोल्जर रहे हैं। फिर वो अपने अंकल से पूछते हैं, अंकल लैंग क्या आपको इस बात से कोई मसला है, क्या आप इन बातों से एग्री करते हैं? लैंग उसे कहता, हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और सोच रही होती है, ना सिर्फ इसने यहाँ पर जनरल लिू कैंग को छुड़वा लिया है बल्कि लिन फेंग के ऊपर लगाए हुए सारे इल्जाम से भी उसको बरी कर दिया है। लेकिन लिन फेंग को तो मरना होगा, आज या कल लिन फेंग मेरे हाथों से जरूर मरेगा। प्रिंस जनरल लिू कैंग से कहते हैं, जनरल आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जनरल उसे कहते हैं, आपके इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है मैं इंपीरियल मिनिस्टर बनने को तैयार हूँ, जबकि आप इतने प्यार के साथ मुझे ये नया ओहदा दे रहे हैं तो मैं इसको एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। सारे सोल्जर चिल्लाकर उसे कहते हैं, जनरल आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप इंपीरियल मिनिस्टर बनने के लिए इस स्टेटस को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? बहुत सारे सोल्जर्स ने अपनी जान दी है, कमांडर जी ने अपनी जान दी है, हमें यहाँ पर इंसाफ चाहिए। कि जनरल चिल्लाकर उन सभी से कहते हैं, तुम सभी लोग बकवास बंद करो, क्या तुम सभी लोग भी यहाँ पर मरना चाहते हो? यहाँ पर बहुत सारे इनोसेंट लोगों का खून बहा है, क्या तुम लोग चाहते हो कि और भी बहुत सारे इनोसेंट लोग यहाँ पर मारे जाएं? मैं यहाँ पर इस फाइट को खत्म करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम सभी लोग यहाँ पर मरो। हमारे कमांडर जी हमेशा से बैटलफील्ड के ऊपर फाइट करते हुए मरना चाहते थे, तो और मैं इनकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। मैं कमांडर जी की डेड बॉडी को डॉनरेन सिटी की तरफ लेकर जा रहा हूँ और वहाँ पर जाकर इसको बैटलफील्ड में दफनाएंगे। तुम सभी को लोगों को मेरे साथ चलना होगा, हम लोग ऑफिसर ज्यू की आखिरी विश को जरूर पूरा करेंगे। साथ ही जनरल वहाँ पर लिन फेंग से कहते हैं, अब क्योंकि
क्योंकि कमांडर ची तो मर चुके हैं। तो कमांडर ची के मरने के बाद अब जो चीजी आर्मी तुम्हारी हुई, इस सारी की सारी आर्मी को तुम ही कमांड करोगे। आर्मी को डाउनरेन सिटी की तरफ लेकर जा रहा हूँ। कमांडर ची की बॉडी को वहाँ पर दफनाने के बाद ये सारी की सारी आर्मी तुम्हें मिल जाएगी। उसके बाद तुम इस आर्मी को लीड करोगे। लिन फेंग उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है। तो जनरल ने यहाँ पर ये फैसला इसलिए किया है क्योंकि ये यहाँ पर अपने और ज्यादा सोल्जर्स को मरवाना नहीं चाहते। इनके पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो कि इनसे बहुत ज्यादा वफादार हैं और इनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और प्रिंस लैंग तो यहाँ पर इन सभी को मरवा भी सकता है क्योंकि उसे किसी की जान की परवाह नहीं है। सेकंड प्रिंस लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग तुमने वहाँ पर वार के दौरान एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई। अरे उस आग के प्लान की वजह से, स्टेशन को आग लगाने की वजह से बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। दूसरे कंट्री के सोल्जर्स को वहाँ से निकल कर जाना पड़ा। तुम्हारा प्लान बहुत ज्यादा अच्छा था। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम मोजू कंट्री के अंदर गए और वहाँ से हमारी प्रिंसेस को बचाकर जिंदा वापस लेकर आए। अभी जनरल ल्यू कैंग ने तुम्हें अपनी चीजी आर्मी का कमांडर बना दिया है। उन्होंने तुम्हें एक रैंक दिया है। तो मैं भी यहाँ पर तुम्हें एक टाइटल देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने हमारी फैमिली के, हमारी प्रिंसेस की जान बचाई है। मैं तुम्हें यांगजू सिटी का मार्किस बनाना चाहता हूँ। वो सभी लोग सुनने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस बात का क्या मतलब है कि इन्होंने लिन फेंग को यांगजू सिटी का मार्किस बना दिया है। हालांकि यांगजू सिटी इतना बड़ा सिटी नहीं है, बहुत ही छोटा सा सिटी है, लेकिन सेकंड प्रिंस ने लिन फेंग को एक बहुत ज्यादा पावर दे दी है। मार्किस के पास इतनी पावर होती है कि वो पूरे के पूरे सिटी के ऊपर राज कर सकता है। इसका मतलब ये है कि लिन फेंग के पास अब पूरा यांगजू सिटी है। लिन फेंग कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। जबकि सेकंड प्रिंस उसे कहता है मैंने अभी अपने फादर से इस बारे में बात करनी है, अभी फिलहाल के लिए तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, फाइनल डिसीजन उनका होगा। फिर साथ ही वो कहते हैं और रही बात ऑफिसर मैंगू की, मैंगू भी काफी ज्यादा घबरा जाता है कि प्रिंस यहाँ पर उसके बारे में क्या कहने वाले हैं। उसी वक्त ऑफिसर मैंग के पीछे से एक सोल्जर निकलता है और वो अपने भाले को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और ऑफिसर मैंग को वो वहीं पर मार देता है। ऑफिसर मैंग को मारने के बाद वो वहाँ पर उनके सामने खड़ा हो जाता है। सेकंड प्रिंस से कहता है सेकंड प्रिंस, मैंगू जो कि इंपीरियल गार्ड्स का कमांडर था, उसके छोटे भाई ने प्रिंसेस को गेट के ऊपर मारने की कोशिश की। मैंगू ने इस बात को एक्सेप्ट करने से मना किया कि उसके भाई ने प्रिंसेस को मारने की कोशिश की और ना ही इसके ऊपर उसे जरा भी अफसोस था। हालांकि उसे इस सब के बारे में कहना चाहिए था कि उसके भाई ने गलत किया और उसके भतीजे ने गलत किया, लेकिन उसने अपने भाई और अपने भतीजे की मौत का बदला लेने के लिए सेकंड प्रिंस के ऑर्डर्स को नजरअंदाज करते हुए प्रिंस लैंग को बचाने की कोशिश की और लिन फेंग को मारने की कोशिश की। मेरा नाम यूजी है और मैं एक नॉन कमीशन ऑफिसर हूँ इंपीरियल गार्ड्स का। मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं गया कि इसने इंपीरियल फैमिली के खिलाफ गद्दारी की है, तो मैंने इसको मार डाला। प्लीज इस एक्शन के लिए मुझे माफ कर दे। सेकंड प्रिंस उसे कहती है यूजी तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। क्या ऑफिसर मैंग के छोटे भाई और इसके भतीजे ने गेट के ऊपर हमारी प्रिंसेस को मारने की कोशिश की, यानी कि जो इंपीरियल फैमिली के खिलाफ जा रहे थे, बल्कि उसके भाई ने यहाँ पर जरा भी रिग्रेट को शो नहीं किया। यहाँ पर अपने भाई को गलत कहना चाहिए था, लेकिन उसने अपने भाई को गलत कहने की बजाय यहाँ पर मेरे खिलाफ जाने को बेहतर समझा और इसने मेरे साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया। मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ इसने प्रिंस लैंग को बचाने की कोशिश की। इसका मतलब यह है कि इसने यहाँ पर इंपीरियल फैमिली के खिलाफ काम किया है। तुमने यहाँ पर इसको मारकर ये बात साबित कर दिया कि तुम हमारी इंपीरियल फैमिली से कितने ज्यादा वफादार हो। जबकि इंपीरियल गार्ड का ऑफिसर मर चुका है, इंपीरियल गार्ड के पास अब ऑफिसर नहीं बचा, तो उनको एक ऑफिसर की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि तुम एक ऑफिसर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें नया टाइटल देता हूँ, तुम इंपीरियल गार्ड्स के नए ऑफिसर हो। चूजी से कहता है योर हाइनेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऑफिसर रैंक पर प्रमोट करने के लिए। जबकि हमारा लिन फेंग भी उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है ये सियासत तो बहुत ही बुरी चीज है, यहाँ पर जानबूझकर अपने एक सोल्जर के हाथों से ऑफिसर मैंग को मरवा दिया ताकि ये उसे इंपीरियल गार्ड्स का ऑफिसर बना सके। ये बंदा जिसने मैंग को मारा है ये इसकी अपनी फैक्शन से है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर सेकंड प्रिंस के पास इंपीरियल गार्ड्स की पूरी पावर आ चुकी है। सेकंड प्रिंस लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग यहाँ पर जो कुछ भी हुआ हम इसको यहीं पर खत्म करने वाले हैं। लिन फेंग भी उनसे कहता है ठीक है, यहाँ पर जो कुछ हुआ उसको खत्म कर देते हैं, लेकिन मुझे एक और बात करनी है। यहाँ पर जो कुछ हुआ ये सब कुछ तो खत्म हो गया, लेकिन लास्ट टाइम का बदला भी बाकी है। लास्ट टाइम लैंग अपनी आर्मी को लेकर आया था हमारे जुनहाई सेक्टर में, उसने मेरे जुनहाई सेक्टर को बर्बाद कर दिया, सभी लोगों को मार डाला। क्योंकि जुनहाई सेक्टर का डिसाइपल हूँ तो मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ। मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, हमारे दरमियान में जो गुस्सा और नफरत है वो कभी भी खत्म नहीं होगी जब तक कि मैं इसको मार ना डालूं या फिर ये मुझे मार ना डाले। सुनने वाले भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं तो अब हमें असल वजह पता लगी। लिन फेंग जुनहाई सेक्टर का एक डिसाइपल हुआ करता था। प्रिंस लैंग ने अपनी आर्मी को ले जाकर जुनहाई सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से लिन फेंग इससे बहुत ज्यादा नफरत करता है। तो लिन फेंग की जगह पर कोई भी होता उसके सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया जाता तो वो उस बंदे से जिसने उसके सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया उसे कभी भी माफ नहीं करता, वो उससे बदला जरूर लेता। सेकंड प्रिंस लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग तुम्हें पता होना चाहिए कि डॉन टियान लैंग ये इंपीरियल फैमिली का एक मेंबर है और इसका टाइटल, इसका रैंक तुमसे बहुत ज्यादा है। तुम्हारे पास यांगजू सिटी की मार्किस शिप है, लेकिन मार्किस से इसका टाइटल ज्यादा बड़ा है, इसलिए तुम इसके ऊपर अटैक करके इसकी जान नहीं ले सकते। लिन फेंग कहता हाँ ये बात मैं जानता हूँ कि मैं इसकी जान नहीं ले सकता, ये इंपीरियल फैमिली का एक मेंबर है और ऊपर से आपका अंकल भी है, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा स्पेशल बंदा है, इसी वजह से मैं इसके ऊपर अटैक करके इसको नहीं मार सकता। फिलहाल के लिए
लिए तो नहीं मार सकता। इस यूनहाई सेक्टर के ऊपर जब इसने अटैक किया था तब ये अपने बेटे डॉन हान को भी अपने साथ लेकर आया था। डॉन हान जिसके पास अभी तक कोई भी ऑफिशियल रैंक नहीं है, का टाइटल मेरे मार्किस शिप से बहुत ज्यादा कम है, यानी कि मैं उससे हायर ऑफिसर हूँ। इसी वजह से स्लैंग के बेटे डॉन हान ने वहाँ पर मुझे कहा था सिर्फ एक ही पंच के साथ मुझे मार सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एरोगेंट था और इसे लगा कि ये मुझे मार सकता है। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा वीक था, तो मैं यहाँ पर दोबारा से इस बात को कंप्लीट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर डॉन हान को चैलेंज करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ क्या वाकई में इसके पास ये क्वालिफिकेशंस है कि ये एक ही पंच के साथ मुझे मार सकता है या नहीं। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं नहीं, मैं अपने बेटे को तुमसे फाइट करने नहीं दूंगा, नहीं हमारे पास इस सब के लिए टाइम है। लिन फेंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है किसने पूछा कि तुम्हारे पास इस सब का टाइम है या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब तुम यूनहाई सेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे क्या तुमने हमारे सेक्टर के लोगों से पूछा था कि तुम्हारे पास मरने का टाइम है या नहीं? फिर तुमने उनसे पूछा था कि वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। तुम उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उनके लोगों को मार रहे हो। जब प्रिंसेस को किडनैप किया और मैं उसको बचाने के लिए जाने वाला था, लेकिन तुमने मुझे रास्ते में रोक दिया। तुमने उस वक्त मुझसे पूछा था कि मेरे पास टाइम है या नहीं। लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ता है डॉन हान के ऊपर अटैक करने के लिए। प्रिंस लैंग उसे कहती है चलो देखते हैं, तुम कोशिश करके देख लो। ऐसी प्रिंस लैंग लिन फेंग को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती है। उसी वक्त साथ ही मैंग किंग भी आगे बढ़ती है। किंग प्रिंस लैंग के ऊपर अटैक करती है, जबकि हमारा लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाते हुए डॉन हान के ऊपर अटैक करता है। डॉन हान बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि लिन फेंग के सामने अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। लिन फेंग उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है उस वक्त तुमने यूनहाई सेक्टर में मुझे कहा था तुम